बाजार में और देश भर में है चुनाव के नतीजों का साफ असर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी आज से बेहतरीन संकेत। इनके चलते मजबूत शुरुआत और अब ऊपरी स्तर से आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। आखिरी 1.5 घंटे वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के कैसे रहेंगे और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बड़ी बातें नहीं, पर अनिल सर बड़ा सवाल है आपसे, कैसे कर लेते हैं? क्या हुआ? कंजेशन जोन 16,800 16,750 16,825 एग्जैक्टली वहीं से घूमा है। नहीं, एक्सपेक्टेड लाइन पर था। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वहीं 35,150 35,200 के बाद से 35,375 का ही लेवल था। आज का फाइनल टारगेट ही 35,375 का ही लास्ट लेवल दिया था, उसी पर पहुंचा है। सो ब्रॉडली मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और वहां से हल्के फुल्के थोड़े प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहे हैं। अच्छा है इसके लिए। थोड़ा वीकली एक्सपायरी का भी रोल नहीं है और 1000 पॉइंट बढ़े हैं। मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि 2 पर नीचे आ जाएगा तब हम यही बात करेंगे। देखिए 1000 पॉइंट बढ़े 2 दिन में तो थोड़ा बनता है, एकदम परफेक्ट है मार्केट। यही होना चाहिए, हर एक लेवल पर खरीदने और बेचने वाले का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी मार्केट का मजा है। गैप से ऊपर खुले या गैप से नीचे खुले वो मार्केट नहीं है, है ना। वो अंदाजा है जी। अंदाजा नहीं, आपको ट्रेड चाहिए। और ट्रेड चाहिए उन दो लोगों के बीच में जो किसी एक वक्त या तो अच्छा सोचें या खराब सोचें, तभी आपका ट्रेड होता है। सब अच्छा सोचने वाले होंगे तो ऊपर की सर्किट, और सब खराब सोचेंगे तो नीचे की सर्किट। तो बीच में जो आपके लिए ट्रेड होने चाहिए वो होने ही चाहिए। 2 चीज़ें हैं आज के बाजार के लिए डिस्कस करने वाली। बाजार की चाल पर और लेवल्स पर बाद में बात करें, लेकिन एक जो बड़ा मैंडेट आया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट के लिए आज से। क्योंकि अब आप देखिए आज 5 राज्यों के चुनाव आए हैं। इस चुनाव के नतीजों में हम कोई राजनीतिक विशेषज्ञ है नहीं, ये तो सबसे कम चीज़ है जो हमें समझ में आती, वही नहीं कर पाते हैं। तो मुझे याद है आप पहले देश की बात करते थे। हाँ, देश की बात रात को 8 से 9 बजे एक शो करता था जब हमारा स्टूडियो हेड ऑफिस दिल्ली हुआ करता था अपने ZB न्यूज़ का। तो मतलब वो मैंने एक कोशिश की थी, जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, चीखना चिल्लाना एक दूसरे के ऊपर, मतलब सारी तौर तरीके आप समझते हैं। और अगर आप किसी को कुछ ना कर पाओ तो एंकर पर ही चढ़ जाओ। वो भी होता था कि मैंने सोचा क्यों ना कि अगर बात ही करनी है, किसी चीज़ पर बहस भी करनी, तो साफ सुथरे तरीके से करने की कोशिश की जाए। हमने कोशिश की भी, कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। लेकिन दिल्ली में था तब तक, कल मुंबई में आने के बाद ट्रैवल टाइम और ये इतना रात को लेट तक 8 से 9 शो करना बड़ा भारी काम है। तब तो मैं वहाँ दिल्ली में गेस्ट हाउस में था तो और कुछ काम नहीं होता था और चैनल नया नया ज्वाइन किया था तो यही काम था कि चलिए पूरे दिन भर यही लगे रहे। बट एक चीज़ मैंने उस 5-6 महीने शायद देश की बात किया होगा जी। उस समय एक चीज़ दीप समझ में आई, कोई अगर ईमानदारी से कोशिश करे, हेल्दी और साफ सुथरा डिस्कशन करना चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, तो हो सकता है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। कई सारे में ऐसे पैनलिस्ट होते थे, पहली बार जब आते थे तो पुराने अंदाज में जो किसी दूसरे चैनल से बहस करके आए वही लीगेसी के साथ आते थे। यहाँ पर भी शुरू फिर समझाना पड़ता था, भाइयों एक एक करके बोलो, आराम से बोलो। और मैंने देखा है हमारे पैनल पे ऐसे भी एक्सपर्ट्स है, बीजेपी कांग्रेस अलग अलग पार्टियों से बाद में मतलब ऑन एयर भी गले मिलते थे, माफी भी मांगते थे, एक दूसरे की बड़ाई भी करते थे। ये होते हुए देखा। इसका मतलब ये कि अंदर से सबके अंदर कुछ तो अच्छा दिल भी है। प्रॉब्लम क्या, हम बाहर खराब वाला ही निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश वही रहती है। एनीवे, तो चलिए जहां तक मार्केट के इम्पैक्ट का सवाल है, एक बड़ा मैंडेट है आज के इनके नतीजों में। अगर 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की बढ़त या सरकार बनने की संभावना है तो ये बड़ा मैंडेट है रूलिंग पार्टी के लिए। और बेसिकली कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी खराब है ये वोटर डिसाइड करने वाले आप और मैं नहीं है। और मैं उस दिशा में जा भी नहीं रहा। बाजार जनरली क्या चाहता है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। कोई भी पार्टी रहे, बाजार ये चाहता है कि जो पॉलिसीज है वो स्टेबल रहे, डायरेक्शन ठीक रहे, बार बार डायरेक्शन ना बदले। क्योंकि हर सरकार आती है, उनकी अपनी नीतियाँ होती है, अलग तरह की पॉलिसीज होती है, अलग तरह के नियम बनाती है, कामकाज करने का तरीका अलग होता है। और अल्टीमेटली बिजनेसेस को, इकोनॉमी को, कॉर्पोरेट्स को उनके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। अगर वही सरकार आपकी बार बार आए तो आपको पता है कि पुरानी पॉलिसीज क्या चल रही है, वही कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़े बहुत फेरबदल होंगे तो आप वो सरकार की मानसिकता जानते हैं और वो स्टेबिलिटी लाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आमतौर पर बाजार को पसंद आती है। उस लिहाज से आप देखें तो कल
या 8 तारीख को जब एग्जिट पोल आए थे तब कोई ये नहीं कह सकता था कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, 5 से। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी, ये पता था। ये हुआ। बीजेपी की सरकार यूपी में बनने की पूरी संभावना है, ये पता था। मणिपुर भी ऑलमोस्ट था। लेकिन बाकी 2 राज्यों में जहां पर एकदम कांटे की टक्कर है, वहां उत्तराखंड आसानी से बीजेपी निकाल रही है। गोवा में भी पूरी संभावना है कि बीजेपी बना लेगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि न सिर्फ इस मैंडेट को लोकल लेवल पर देखा जाए, इससे कुछ हद तक लोग नेशनल लेवल पर भी इस मैंडेट को देखने की कोशिश करेंगे। और 2024 के अगर इस फाइनल का ये सेमीफाइनल थोड़े हद तक समझा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बाजार के लिहाज से कल तक, परसों तक इन नतीजों की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी आज है। जो क्लियर कट मैंडेट आ रहा है वो मुझे लगता है कि बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो जो गोइंग इनटू द इवेंट जो थोड़ा न्यूट्रल व्यू था, अब शायद और थोड़ा क्योंकि स्टेबिलिटी है, एक रिफॉर्म एजेंडा, कंटिन्यूटी मिल जाती तो उस हिसाब से बदल। देखिए, बाजार के लिए पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। जरूर पॉजिटिव होने का मतलब जरूरी है कि बाजार आज का आज अभी का भी रिएक्ट करे, 50 चीजें और होती है। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट्स, इससे बेहतर रिजल्ट्स की आप मार्केट के लिहाज से, पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिहाज से उम्मीद नहीं कर सकते। अब इसमें हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जो पॉलिसी का समर्थन करते हैं या बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसलिए वो ज्यादा जीत रही है। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हार्डकोर विरोधी हैं, वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। सबका अपनी अपनी विचारधारा है। हम नतीजों का जो एक ओवरऑल एनालिसिस है, जो बाजार के एनालिसिस से देखा जाता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत क्लियर कट मैंडेट पॉलिसी की स्टेबिलिटी को लेकर आता हुआ दिख रहा है, जो कि बाजार के लिए अच्छा है। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने 2019 का इलेक्शन देखा हो। 2019 के इलेक्शन में जाने के पहले मार्केट बहुत अनसर्टेन था। क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि सरकार मेजोरिटी तो लाने की दूर की बात है, किससे समर्थन लेगी, क्या होगा। उसके विपरीत वो अलग बात है, पहले से ज्यादा सीटें आई, फाइनल वर्डिक्ट कुछ अलग ही आया। लेकिन वो एक जो डर होता है, अगर वो डर कम है या नहीं है, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और इन 5 चुनावों के रिजल्ट्स को देखने के बाद मार्केट का ये डर तो कम से कम आज की तारीख में तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब नो डाउट अब से लेकर 2024 के बीच में और भी कुछ विधानसभा चुनाव होंगे। इतना बड़ा देश है, चुनाव तो चलते रहते हैं, हर वक्त चलते रहते हैं, हर 6 महीने में चलते हैं। तो ऐसे में तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रिजल्ट्स बाजार के लिहाज से, अगर आप सिर्फ बाजार के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, और सर ये इस एनालिसिस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारी टीम ने निकाली है, वो भी थोड़ी देर में बताएंगे। पर आइए मार्केट के एक्शन पर डालते हैं नजर। कुछ खबरों वाले शेयर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपर से, 1000 पॉइंट ऊपर आया, ऐसे नीचे आया बैंक निफ्टी। निफ्टी भी आप देखें तो करीबन कितना 250 पौने 300 पॉइंट नीचे आया है। ये रहेगा दीप, अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है जहां आ रहा है मार्केट। मुझे लगता है कि 16,350 16,425 अच्छी रेंज है री एंट्री करने के लिए। तो इस फॉल से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अनलेस की कोई खराब खबर अगर वहां से आए हुए तो मैं नहीं कह सकता। खराब खबर का तो मुझे नहीं पता, या अच्छी खबर का भी नहीं पता, खराब ही क्यों कहूँ। लेकिन अदरवाइज लेवल के लिहाज से 16,350 16,425 एंट्री पॉइंट आ रहा है। 16,350 16,450 रादर, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए एंट्री पॉइंट है, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी आपका 34,200 जाके आया, तो ये 33,000, एक ही सेकंड दीजिएगा, 33,800, जी हाँ 33,800 34,000 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए भी खरीदारी की जगह। तो ये आप खरीदारी की रेंज में आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं इसमें, कोई ऐसी खास, सॉरी 34,200 300 पर है, तो आपके लिए 33,900 34,100 जो लेवल है, ये रेंज खरीदारी की रेंज आ रही है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं इस फॉल से। ये हेल्दी करेक्शन है इंट्राडे का, जो होना ही चाहिए था, क्योंकि जितने बड़े गैप से सुबह खुले तो मैं कह भी रहा था कि इतना बड़ा गैप जायज नहीं है। तो अगर कम गैप से खुलकर बढ़ते तो अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा गैप से खुले और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, थोड़ा एक्सपायरी भी है, थोड़ा आपके अभी भी ग्लोबल मार्केट डाउ आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है, बट वापस एंट्री का मौका भी है। मौके की बात भी करेंगे, एक्सपर्ट से भी करेंगे बात। आइए बता देते हैं आपको ट्रिगर्स और खबरें। देवांशी और कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। जीएसपीएल पर फोकस रखिए, यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही रूस और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आज उनकी मुलाकात होगी, तो वहाँ पर देखना होगा कि किस तरह के फैसले और बयान निकल कर आते हैं। यूएस के फरवरी के इन्फ्लेशन डेटा भी आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। और कल के दिन में होती हुई दिखेगी।
तो यहाँ पर कितना डिविडेंड आता है इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर 12 रुपये प्रति शेयर का जो अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया था उसकी एक्स डेट कल के दिन की है। साथ ही भारत के जनवरी के आईआईपी डेटा भी आते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। और शनिवार ये एक्सपेक्टेड है वैसे कि एनर्जी प्राइसेस पर पीएम समीक्षा बैठक करेंगे, तो या तो शनिवार या फिर रविवार यहाँ पर ये समीक्षा बैठक होती हुई दिखेगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो रशिया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक भी चल रही है, वहां से अगर कुछ निकल कर आएगा तो जरूर इस पर हम नजर डालेंगे। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? आफ्टरनून। आज जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए नेगेटिव खबर आई है। यूएस एफडीए से उनकी जो वडोदरा का यूनिट है उसमें 3 आपत्तियां जारी कर दी हैं। ये इंजेक्टेबल यूनिट है जो कंपनी के लिए काफी अहम है, तो यहाँ पे आपत्तियां जारी की है, तो इसलिए नेगेटिव है। इसके साथ ही कोफोर्ज आज बड़ा ब्लॉक डील होते हुए दिखे। स्टॉक 6% नीचे है, 4,260 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर 60 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। कुल मिला के 33.4 करोड़ डॉलर्स तक के जो सौदे हैं वो आज होते हुए दिखे। लगभग 10% इक्विटी का सौदा हुआ है। एल&टी 1000 से लेके 2500 करोड़ की रेंज में कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। इरकॉन इंटरनेशनल से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिथियम आयन स्टील बनाने के लिए जो तकनीकी करार है वो कंपनी ने किया है। चीन की एक कंपनी है स्वॉल्ट एनर्जी, उसके साथ ये टेक्नोलॉजिकल करार कंपनी ने किया है। अब कुछ ब्लॉक डील्स पर नजर कर लेते हैं। टाटा मोटर्स जहां पे करीब 9 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे। करूर वैसे बैंक में 25 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी करीब 22 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे। इसी के चलते फोकस में है। और साथ ही एबिक्स कैश पर नजर रखे। आईपीओ के लिए कंपनी ने अर्जी दे दी है। 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना एबिक्स कैश की है। 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिक्स कैश का आईपीओ डीआरएसपी फाइल कर दिया है कंपनी ने। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। और पहला बिगुल है हिमांशु जी के लिए क्लोजिंग शो का पहला BTSTT। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, बाजार अपनी एग्जैक्ट अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से वो स्टॉक्स जो सिर्फ इस मोमेंटम के चलते ऊपर आए थे, जिनमें अपनी वीकनेस है, वो यहाँ से गिरावट दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। ऐसा ही एक आईटी का स्टॉक है जो कि मेरे रडार पर है और स्टॉक सेल करना है। और आईटी सेक्टर वैसे भी आज बाजार की तेजी के साथ कोई खास पार्टिसिपेट करता नजर नहीं आया। बेचना है अनिल जी FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अनिल जी बहुत ही जबरदस्त अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है और जबरदस्त वीकनेस इसके चार्ट पर दिखती है। पिछले 2 से 3 दिनों में बाजार की तेजी के साथ स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचा था, लेकिन आज के सेशन में जबरदस्त शॉर्ट यहां पर बनता हुआ नजर आया है। 130 पर हैवी कॉल रेटिंग आज के सेशन पे नजर आई है, तो मुझे लगता है FSL में बिकवाली करके चले। 120 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर आने वाले 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। 130 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ FSL में बिकवाली करके चलने की सलाह है। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिवली 130 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन भी यहां पर खरीद कर चल सकते हैं 8 रुपए के आसपास। 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 11.5 और 13 रुपए तक के 2 टारगेट्स फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की 130 की पुट ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए पहली आज की बिकवाली की राय, न सिर्फ ओपनिंग शो की, क्लोजिंग शो की, पूरे दिन भर में पहला शॉर्ट को लाता हुआ हिमांशु जी की तरफ से फर्स्ट सोर्स पर बिकवाली करने की राय। आइए बढ़ते आगे। बाजार, इलेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स, ढेर सारा एक्शन है और आज इसी पूरे एक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है बाजार की जानी मानी दिग्गज प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट MD अमीषा वोरा जी। अमीषा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून जी। सबसे पहले आज के चुनाव के नतीजों पर जो है जो कुछ भी रुझान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो आराम से सरकार बनेगी बीजेपी। 4 राज्यों में अच्छी खासी बढ़त पर है। बाजार के लिहाज से कैसे देखती हैं आप इन नतीजों को? मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट स्टेट्स के जो आ रहे हैं वो बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि या तो कोई लोकल वजह से, या तो पोजीशन के मिक्स होने से, या तो जो फार्मर्स का हुआ उससे कहीं पर बीजेपी की पॉपुलैरिटी में फर्क तो नहीं पड़ा है। पर ये जो 4 स्टेट्स में लीड बनाई है और एक में तो ऑफ कोर्स आगे है ही यूपी, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लास्ट टाइम से कम है वो मैं समझ सकती हूँ, बट वोट शेयर अभी भी 40% जितना है, विच इज अ गुड वोट शेयर इफ यू आस्क मी, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। तो मुझे लगता है बाजार के लिए दिस इज अ वेरी गुड रीअश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड डायरेक्शन।
तो बाजार के लिए नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, पॉलिसी के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, स्टेबिलिटी के लिहाज से। दूसरा बड़ा फैक्टर है बाजार के लिए वो रशिया और यूक्रेन का। जाहिर सी बात है पिछले 2 दिनों से थोड़ी अच्छी खबर आई, और अभी भी आपसे बात करते हुए देखिए टर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या समझा जाए, वर्स्ट इज ओवर या अभी भी खतरा टला नहीं है? मैं थोड़ा मेरा व्यू 2 स्टेटमेंट पर बना रही हूँ। ऑफ कोर्स नोबडी इज अ एक्सपर्ट इन दिस, कि जहां पर यूक्रेन ने बोला कि दे आर नॉट सो कीन ऑन नाउ बीइंग पार्ट ऑफ नेटो, एंड रशिया का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि दे डोंट वांट द करंट रेजिम टू चेंज। These 2 statements to me suggest that there is a way to work out, and which can probably bring the war to a early end. No doubt जो हुआ उसी में काफी सारा disruption of supplies हो जाएगा, और जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं वो बहुत जल्दी से शायद नहीं जाएंगे, वॉर खत्म भी हुआ तो उसके आफ्टर इफेक्ट रहेंगे। बट एक जो मेजर रिस्क था, जो एक पॉइंट पर लोग बोल रहे थे कि नाउ देयर इज 10% प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम 0 कि न्यूक्लियर कहीं टच हो जाए, तो मुझे लगता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रिलीफ रैली जो एनएसयू अभी चल रही है वो हो सकती है, एंड इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव अगर इफ दिस वर्क्स आउट लाइक दिस। ये कम से कम थोड़ी सी रिलीफ वाली बात तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, खरीदने का मार्केट है, या फिर जो फंसे हुए लोग हैं वो देख रहे हैं कि बस ऊपर आए तो निकलूं। क्या सोच रखनी चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए? मुझे ये लगता है कि ये साल ना एक रेंज बाउंड में ही रहेगा, और ये तो लेवल एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉर की वजह से अगर 16,000 के भी नीचे है तो एक रिलीफ रैली में गुड 17,000 17,200 भी हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल। बट ओवरऑल रेंज आई स्टिल फील कि 2-2,500 की निफ्टी में रेंज रहेगा। ऊपर में देके नीचे में लेने का टाइप्स रखना पड़ेगा। इट नॉट अ वन वे मार्केट फॉर दिस ईयर, क्योंकि यूक्रेन का वॉर खत्म भी हो गया तो भी मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े रॉ मटेरियल कॉस्ट तो एलिवेटेड ही रहेंगे, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी इंपैक्टेड रहे हो जाएगा। मतलब कि 23 में भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को डाउनवर्ड रिविजन आने का चांसेस है, एंड द लूमिंग लार्ज टेंशन ऑफ कंटिन्यूअस फेड रेट हाइक, वो 4 हो 6 हो 8 हो, वो मार्केट assumptions keep changing, and to be followed by India, where again fiscal deficit also can be, or current account deficit also can be a little bit challenged because of oil and other prices. तो मुझे लगता है कि ये वन वे वाला तो मार्केट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट दिस ईयर। कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म करेंगे? पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए? अभी करेक्शन काफी आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और यील्ड बढ़ने का डर से, रुपी घटने के डर से, ऑयल बढ़ जाने का, वो जो एक यील्ड साइड का स्टोरी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, एंड इट वाज ओवर इन्वेस्टेड सेक्टर। बट फिर भी ऑन अ ब्रॉडर बेसिस आई फील दैट एट दिस करेक्टेड लेवल्स, जो उनकी एनपीएस साइकिल पूरी साफ हो चुकी है, उसकी वजह से अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक which is say ICICI Bank and public में ले तो SBI Bank, this continues to be the 2 top stocks to bet for the current year. 2-3 सेक्टर जहां पर एक्शन कंटिन्यू रहेगा, जो PLI से भी बहुत बेनिफिटेड है, वो है जो डिक्सन जैसे जो प्लेयर्स है, या प्राज जैसे, मतलब कि कैपिटल गुड्स के फ्यू प्लेयर्स सिलेक्टिवली will continue to do much better than last year, and so will be reflected, I guess, in the markets also. That is what we believe. Other sectors जहां पर हम सोच रहे हैं कि री-रेटिंग की कोई स्कोप नहीं है पर ग्रोथ विल कंटिन्यू, दैट इज IT. मुझे लगता है री-रेटिंग का कहीं पर वहां पर स्कोप नहीं है, पर उनका ग्रोथ मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें भी देखेंगे। जरा दूर रहने के सेक्टर में अगर देखो तो मुझे लगता है कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी key thing which will bite corporate profits, so which will be through metals, oil, etc., and all the derivatives of these two.
तो मेटल कंज्यूमिंग कंपनीज में से तो मैं अंडरवेट ही रहूंगी, एंड ऑफ कोर्स मेटल्स में मैं अभी भी पॉजिटिव रहूंगी। ओके मतलब एंटायर कंज्यूमर ड्यूरेबल पैकेज, उसमें मार्जिन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। उसमें से विनर्स, जैसे हम लोग भी कंज्यूमर क्रॉम्पटन कंज्यूमर रिकमेंड करते हैं, तो वैसे विनर्स बहुत सिलेक्टिवली कुछ देख के ले सकते हैं, अदरवाइज मार्जिन इम्पैक्ट आ जाएगा ये सेक्टर में। परफेक्ट, ठीक बात है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय है अमीषा जी की तरफ से। अमीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, आप विदा लें उससे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका वो कैंपेन देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, आपने बड़ी मेहनत का काम किया अमीषा जी ने। मतलब पूरे मुंबई में आपने गलियों गलियों में जाकर रोड पर अवेयरनेस कैंपेन किया है महिलाओं के लिए, वो बहुत ही जबरदस्त है। जरा उसके बारे में बताएं एक बार आप। थैंक यू सो मच। हमने जो कैंपेन किया, हमने कहा कि कोई भी फील्ड में सोसाइटी मेन और वुमेन के बीच में हमेशा मेन को थोड़ा ज्यादा ही फेवर कर देती है, वेदर इट इज पे स्केल हो या कोई दूसरा स्केल कंपैरिजन हो। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जहां पर वेदर वुमेन पैसा डाले या मेन पैसा डाले, रिटर्न दोनों को सेम मिलेगा। सो स्टॉक मार्केट ट्रीट्स ऑल इक्वल। ये कैंपेन से हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए और उनके सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने के लिए ये महिला दिवस पर प्रोत्साहित किया। एंड दिस इज अवर की मैसेज टू ऑल वुमेन। एंड इसी को आगे लेते हुए उनको एक इजी रास्ता देने के लिए हमने वेल्थ फॉर वुमेन पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, विच इज अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो। तो फिर वुमेन को ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े, पर उनका सेविंग्स भी एक अच्छी तरह से इन्वेस्ट होके उनके लिए भी एक वेल्थ, रिटायरमेंट प्लान सब कुछ हो, इसलिए ये हमने जहेज छेड़ी है अभी। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अमीषा जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन अभियान के लिए, कैंपेन के लिए। उम्मीद करते हैं कि सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में आप ये बात को मजबूती से रख पाएँ और उनमें उम्मीद जगा पाएँ कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जो सबके लिए बराबर है और सबके लिए पैसा बनाने का बराबर मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमीषा वोरा जी, जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर की कहती हुई बाजार के बारे में भी। और आइए, बाजार अब 145 अंक ऊपर है, 16,500 के अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी 34,300 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल, और स्टॉक मूवमेंट हो रहा है सर। सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं, तो जेके सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स, दोनों में आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी बनते हुए दिख रहे हैं। अल्ट्राटेक हमने सुबह हाईलाइट किया था, श्री सीमेंट में भी थोड़ा मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा एक्शन है। एक राय लेते हैं जरा जेके सीमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर बाउंस बैक आया है भारी पिटाई के बाद, जब इनके अनाउंसमेंट आया था कि सीमेंट के साथ साथ अब पेंट सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं। सुमित जी, कोई राय? ये बाउंस बैक में जेके सीमेंट हालांकि फिर से ऊंचाई से फिसल गया है, थोड़ा सस्टेनेबल लग रहा है या वापस गिरेगा? दीपांशु, थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर से आया है, 600 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, उसके बाद इसके अंदर बढ़िया मोमेंटम बनेगा। फिलहाल एक बार लग रहा है कि शायद थोड़ा नीचे का लेवल और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर नीचे में 2280 2250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तो डिप्स पे करना होगा। फिलहाल एक बार सीएमपी पे वेट एंड वॉच करें। एक बार सीएमपी पर वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। इस बीच एक बार जरा कच्चे तेल को पुल अप करिए, क्योंकि वापस यहाँ पर बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से सडनली मूव हुआ है। चांदी नीचे से ऊपर आ गए, कमोडिटीज ऊपर आ रही, मार्केट नीचे एकदम परफेक्ट कोरिलेशन है। बिल्कुल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सर, सुना कुछ नहीं है। कच्चा तेल बढ़ गया, सोना 500 रुपए नीचे से बढ़ गया और हमारे मार्केट ऊपर से नीचे आ गए। वापस कमोडिटीज एक्शन में आ रहे हैं और बाजार पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं इस समय, तो एक्शन वहां पर बन रहा है। बट इंडिगो, इंटरग्लोब आज अच्छी तरह से होल्ड आउट कर रहा है, 5% ऊपर ही है, 1800 के लेवल पर है। बंसल जी, इंडिगो पर क्या करना है अब? अगर आप सुन पा रहे हैं सर, इंटरग्लोब स्ट्रक्चर देखें तो आज एक रिबाउंड देखने को मिला है। बिल्कुल दीपांशु, सुन पा रहा हूं। इसमें ऊपर की तरफ देखें तो 1820 1825 एक स्ट्रांग हर्डल है। आज के हाइज भी देखें तो लगभग 1824 के हाइज हैं, तो जिनके पास हैं ऊपर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1825 1825 के लेवल्स तोड़ के ऊपर में सस्टेन करे तभी खरीदारी की राय होगी, एल्स वेट एंड वॉच करना चाहिए।
ओके, ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। थोड़ा वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं इस काउंटर पर आप। डीएलएफ पर एक बढ़िया बाउंस बैक आया था आज सुबह, हम इसे देख भी रहे थे। 360 362 का हाई बनाया, वहां से थोड़ा फिसला है इस समय। कुणाल जी, डीएलएफ का चार्ट देखें, वापस अक्यूमुलेशन लेवल पर आ रहे हैं 350 के पास। चार्ट अच्छा है दीपांशु, इसमें काफी बड़ी गिरावट आई, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा है। अब यहाँ एक पैटर्न बन रहा है जिसको ब्रॉडनिंग बॉटम यानी कि मेगाफोन पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट जो है वो बिल्कुल इन्हीं स्तरों के आसपास यानी कि 365 रुपए के ऊपर होगा। तो 365 के ऊपर ये टिक जाता है तो मुझे लगता है फिर आपको वापस से 415 के लेवल्स डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। तो बहुत क्लोज वॉच रखना है, 365 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय होगी। और डिस्क्लेमर है दीपांशु कि मेरा निजी निवेश इसमें काफी लंबे समय से। किसमें डीएलएफ में? हाँ नहीं जी, डीएलएफ में। आप तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में पैसा लगाते थे। बरसों हो गए अब तो। अनिल जी देखिए, ये तो लोकल है अनिल जी, बिल्कुल। हाँ, तो अनिल जी लोकल और ग्लोबल। हाँ, लोकल है ग्लोबल, इसका मतलब क्या? नहीं अनिल जी, लोकल कंपनियां भी और ग्लोबल कंपनियां भी अनिल जी दोनों है पोर्टफोलियो में। अच्छा, लोकल और ग्लोबल दोनों हैं, ओके। तो ये है लोकल, एकदम लोकल, दिल्ली वाली, और दिल्ली के ही कुणाल जी जहां पर खरीदारी। वैसे ये लोकल वाली फीलिंग तो बहुत लोगों में होती है। और अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना हो, पास में ही देखना हो, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए जी, जैन साहब। हाँ। मतलब चाहे जयपुर से लेकर कोटा तक कितनी अपनी लोकल कंपनियां इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रही है, सारी पूछे मतलब बहुत सारी। तो जैन साहब, आज आपका फेवरेट सेक्टर जो मजबूत है बड़ा, और वो है सीमेंट का। कोई लोकल कंपनी जो आपको पसंद है सीमेंट वाली? देखिए, राजस्थान का तो लोकल सेक्टर तो बहुत सही सवाल पूछा आपने, वो सीमेंट ही है और बहुत सारी कंपनियां हैं। देखिए, मुझे जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। मुझे उदयपुर सीमेंट वर्क्स बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर मंगलम सीमेंट भी ठीक लग रहा है। सो ओवरऑल देखिए, जेके सीमेंट हालांकि अनाउंसमेंट के बाद अच्छा खासा करेक्ट किया, बट वो भी कहीं ना कहीं अब नीचे के लेवल्स पे बॉटमिंग आउट का प्रोसेस दिख रहा है। सो सीमेंट में एक चीज जरूर है कि अच्छा खासा इनके ऊपर प्रेशर रहेगा, रॉ मटेरियल का प्रेशर है, सब कुछ है। बट अब धीरे धीरे जैसे ही अब सीजन शुरू होगी तो इनकी अपलिफ्टमेंट शुरू होगी और डिमांड वापस से आएगी, और सरकार का जो इंफ्रा के ऊपर पुश है तो वो तो सर्टेनली इस सेक्टर के लिए बढ़िया रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट एज अ कॉन्ट्रारियन प्ले बिल्कुल इस सेक्टर को देखना चाहिए। बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। सो आई फील कि जिन्होंने हमारे रिकमेंडेशन पे लिया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और कहीं ना कहीं अब बॉटम फिशिंग की समय आ गई है, और बिल्कुल चुनिंदा स्टॉक्स ले। कल भी देखिए अल्ट्राटेक अच्छा खासा परफॉर्म किया। सो आई एम बुलिश। और सीमेंट में और लोकल कंपनीज तो मैं जेम्स में जनरली बहुत सारी लोकल कंपनीज दे ही चुका हूँ। आप सही कर रहे हैं, जयपुर कोटा से बीच में भी जो कंपनी आ रही है सब देते हैं, इसलिए हमने मंगलम सीमेंट का नाम ले लिया। कभी आपके ऐसे दिमाग में आता है कि आज जैसे पिक ऑफ द डे देना है, आज शाम को कोई बाजार आज और कल का स्टॉक भी देना है, बीच में अनिल जी ने कुछ पूछ भी लिया, कोई अच्छा शेयर दिमाग में आ रहा है कि ये बोल दे, मैं फिर नहीं ये नहीं बोलूंगा, ये तो जैन साहब के जेम्स में 9:30 बजे ही दूंगा, ऐसी फीलिंग आती है आपको? अब तो मैं बंसल जी के साथ हूँ। आप एक्चुअली में अंतर्यामी तो हो गए। ये कल मैं जब रिसर्च कर रहा था, परसों भी कर रहा था, और अभी इतना डिफिकल्ट हो गया स्टॉक ढूंढना, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बिना बात का नाम को क्यों करूँ, एक बार थोड़ा रखते ही जैन साहब के जेम्स के लिए 4,000 5,000 करोड़ के नीचे की मार्केट क्या सही है। बहुत सही आपने गैस किया, एंड इट हैपेंस अनिल जी। बिल्कुल मुझे जेम्स अच्छे लाना है, वो मेरा पर्पस है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक मार्केट में रहेगा भलू, तब तक जेम्स रहेगा चालू। जेम्स रहेगा चालू जी। कुणाल जी कुछ कह रहे जी? कुणाल जी। अनिल जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। अनिल जी जैन साहब का तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन मेरे और राकेश जी के साथ कई बार होता है अनिल जी। कितनी बार अनिल जी राकेश जी कहते हैं कि इस शेयर को 10 की कमाई के लिए रखो। हाँ, रिजर्व रखने के लिए, मतलब वो एक स्पेशल कैटेगरी है। तो अनिल जी चुन कर रखते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, रखना भी चाहिए। और हर कैटेगरी के लिए एक अलग तरह के शेयर, इसीलिए एक्सपर्ट सेम है, स्टॉक्स अलग है, कैटेगरी अलग है, ताकि अभी यही हमारे हिमांशु जी हैं, जब एसपीएल में आते हैं तो कुछ अलग ही तरह के स्टॉक तगड़े कैश मार्केट के निकाल कर लाते हैं। अभी आज इन्होंने शुरुआत एफएसएल से की है, और इन्होंने शुरुआत की वो तो की, बाकी सबको देखो
कितना आराम कर रहे हैं मजे से है। कोई बात नहीं, करो आप आराम करो। हमारे पास देवांशी है बताने के लिए कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक हुई थी, उस बोर्ड बैठक में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए सबसे पहले तो 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राइट इश्यू के जरिए ये जो पूंजी है वो कंपनी जुटाते हुए दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या दो बड़े जो जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें आप देखें तो पीएनबी जो है उनका जो हिस्सा है कंपनी में पीएनबी हाउसिंग में वो 32.57% है। कार्याल ग्रुप का जो हिस्सा है वो 32.15% के आसपास है और उसके बाद जनरल अटलांटिक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी करीब 10% तक की हिस्सेदारी है। तो ये जो बड़े 4 शेयर होल्डर्स हैं वो राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनता है कि पीएनबी और साथ ही कार्याल अपना जो हिस्सा है वो कंपनी में कितना बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं, पिछले साल की बात है जब पीएनबी अपना हिस्सा बेचना चाहती थी कार्याल को और जो वैल्यूएशन की दिक्कत आई थी, काफ़ी कम वैल्यूएशंस थे और इसी के चलते काफ़ी लंबी प्रोसेस हुई थी। उसके बाद काफ़ी डिलेज होते हुए दिखे थे, उनको मंजूरी नहीं मिली थी और उसके बाद पीएनबी ने ये ऑफर रद्द कर दिया था कि वो अपनी हिस्सेदारी कार्याल को नहीं बेचेंगे। और इंटरेस्टिंग पार्ट अब ये है अनिल जी कि पिछले साल जब ये विवाद हुआ था तब शेयर प्राइस जो तय की गई थी, जिस शेयर प्राइस पर उनको बिकवाली करनी थी, वो 403 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर यहाँ पे बिकवाली होने वाली थी कार्याल को। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो शेयर प्राइस जो है वो करीब 420 रुपीज़ के पास ऑलरेडी आ चुका है। अब ये देखना होगा कि जो राइट इश्यू निकल कर आ रहा है वो कौन से प्राइस पर है और साथ ही उनकी जो अन्य डिटेल्स हैं, कितने शेयर्स भी यहाँ पे अलॉट होते हुए दिखेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और कार्याल अपना जो हिस्सा है वो राइट इश्यू के जरिए कितना बढ़ाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। लेकिन तब वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हुई दिख रही थी क्योंकि 650 लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 403 के लेवल्स के आसपास ये ऑफर आई थी। लेकिन अब ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, वहां से लेके अब तक अगर आप देखें तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है स्टॉक में और अब क्या राइट इश्यू का प्राइस आता है उससे भी लोअर आता है, तो इस पर नजर रहेगी। तो राइट इश्यू के प्राइस क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और 403 रुपए में पहले ये स्टेक बेचना चाहते थे, भाव वहीं के वहीं है इस वक्त। सर तब जब प्राइस थे वो 640 के लेवल्स के आसपास थे, तो तब ये माना जा रहा था कि 403 पर जो दे रहे हैं वैल्यूएशन सही नहीं बैठ रहे हैं। करेक्ट। तो से अब ऑलरेडी ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 420 का प्राइस है, राइट इश्यू उससे भी कम आएगा। तो अगेन वही बात हो रही है कि कार्याल अपनी जो हिस्सेदारी है वो इश्यू के जरिए बढ़ाएगा, इनडायरेक्टली हिस्सेदारी बढ़ेगी और सस्ते दाम पे ही बढ़ेगी। क्योंकि बीच में जब ये बात हुई पूरी तो स्टॉक मेरे ख्याल से 750 रुपए है ना, और विद इन आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते में सर्किट टू सर्किट। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैन साहब क्या रहे हैं आप इस वक्त 418 रुपए के आसपास, कैप 2,500 करोड़ का राइट्स इशू, यानी कि बड़ा डाइल्यूशन 1/3 से ज्यादा। बिल्कुल, देखिए काफी हाई प्रोफाइल नेम्स जब जुड़े और ये स्टॉक 925 के लेवल से अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है और उसके आसपास के भाव पे आ रहा है राइट्स। तो जिनको जो लोग लेंगे उनको ये ध्यान रखें कि वो राइट्स में पार्टिसिपेट करें तभी लें, और अभी लेने के साथ साथ सो उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फंडिंग की प्लानिंग करें। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मैं HDFC लिमिटेड जो कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे। ठीक है, FIIs का मार है, काफी दिनों से सेलिंग हो रही है, इसीलिए ये अच्छा खासा टूट गया, बट नीचे से अब ये भी बॉटम आउट कर रहा है। इवन LIC हाउसिंग फाइनेंस, इवन आज कैनफिन होम्स भी बढ़िया लग रहा था, हमने रेकमेंड भी किया था। सो इन पे ध्यान दे। बाकी यस, PNB भी इन लेवल्स पे बुरा नहीं है और राइट्स के साथ अगर पार्टिसिपेट जो करने की प्लानिंग करेंगे तो बिल्कुल इसमें भी मेरे हिसाब से निवेश किया जा सकता है। दिख रही कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती इस वक्त। ये राय है जैन साहब की तरफ से। आइए अब मुलाकात करने का वक्त है और मुलाकात करेंगे हम सेठी साहब से, सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जब खराब से खराब मालूम है सेठी साहब खरीदारी की राय देते हैं तो ये तो ठीक ही माना जाएगा। 225 पॉइंट अभी भी निफ्टी ऊपर है, तो दोनों खरीदारी की राय होगी। सर दोनों कैश है या कोई फ्यूचर्स भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं अनिल जी, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बाजार बहुत ही टर्बुलेंट है तो फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स भी आते हैं, बट जितने टर्बुलेंट मार्केट है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस भी रहते हैं। आज सुबह भी हमने देखा निफ्टी एक समय 400 पॉइंट ऊपर था, अभी थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट ही रह गया था, 150 या 125 और फिर वापस अभी 2 मिनट के अंदर ये 215-20 पॉइंट वापस ऊपर हो गया है।
तो काफी टर्बुलेंट मार्केट्स है और मुझे लगता है कैश मार्केट में कई सारे स्टॉक्स इस पिटाई में बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। ये स्टॉक्स सब रेपिटेटिव होंगे बट ये बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए, बिल्कुल इनमें खरीदारी करने का मौका है, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। तो कैश मार्केट के 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। बताएं सर पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो पहला स्टॉक है मैंने पहले ही कह दिया कि रिपीटेटिव होंगे थोड़े। ये स्टॉक मैंने बजट वाले दिन रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि अभी 181 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी स्टीम टर्बाइन्स की एक लीडर है, 60% मार्केट शेयर है इसका भारत में, और कंपनी बाकी भी पावर इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। और ये जो टर्बाइन्स बनाती है ये शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। ग्लोबली प्रेजेंट है, 70 से ज्यादा देशों में कारोबार है और मुझे लगता है फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 20-21% के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22-23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, एक जीरो डेट कंपनी है और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 67-68% की हिस्सेदारी है, जिसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो इनकी ग्रुप कंपनी है, जो शुगर स्टॉक है, इंजीनियरिंग नाम है बट शुगर स्टॉक है, वो अराउंड 21.85% स्टेक इसमें ऑन करते हैं। फिर FIIs मिलकर अराउंड 27.8%, जिसमें निपॉन है, SBI है, नालंदा है, इन्वेस्को फंड है, तो ये सब फंड ऑन करते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से हमने बजट में देखा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, केपेक्स पे फोकस था, अब सब वो बातें हम भूल गए, बट एक बार जब नॉर्मलसी आएगी, वापस से ये रशिया और यूक्रेन का मामला सलटेगा और दुनिया भर में स्टेबिलिटी आएगी, तो वापस थीम केपेक्स वाली अच्छी चलनी चाहिए। तो इस लिहाज से स्टॉक ये मेरे उस समय रिकमेंड करने के बाद 215-20 तक के लेवल गया, फिर वहां से अच्छा करेक्ट हुआ है, अभी 179-80 या 81 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 190 रुपए का टारगेट है और 175 रुपए का स्टॉप लॉस है। 175 का स्टॉप लॉस, 190 का टारगेट। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये है सीमेंट शेयर, माफ कीजिएगा शुगर शेयर, जहां पर खरीदारी करें। त्रिवेणी टर्बाइन है ना, सॉरी नॉट त्रिवेणी, त्रिवेणी टर्बाइन, ये तो इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, राइट? ओके, त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर वाली कंपनी है। इसका नाम शुगर ही करा दो ना भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा चेंज। वो भी इंजीनियरिंग, ये भी टर्बाइन, तो एक जैसी लगती है। चलिए, त्रिवेणी टर्बाइन जो है वो इंजीनियरिंग कंपनी है, खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सर दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, जो कई बार मैंने लिया है और इस ग्रुप के भी कई सारे स्टॉक कवर किए। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आजकल PCBL लिमिटेड, PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड इस नाम से ट्रेड होता है। PCBL लिमिटेड इन्होंने नाम चेंज किया, पता नहीं क्यों किया। अनिल जी भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, पावर जनरेशन का भी काम है। और कार्बन ब्लैक जो है, ये कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करी है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का, जो कि मतलब रबर के अलावा जो एप्लीकेशन है जैसे फाइबर है, प्लास्टिक्स, कोटिंग्स, केबल्स, इन सब में काम आता है। फिर ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन किया है तमिलनाडु में, तो इन सब का बेनिफिट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बाकी यानी जी इस कंपनी ने भी दिसंबर क्वार्टर में एक QIP किया था, जो कि 244 के भाव में QIP किया हुआ है कंपनी ने। 400 करोड़ का QIP था और कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स FIIs ने इसमें चेक इन किया और FIIs की जो हिस्सेदारी है दिसंबर क्वार्टर में 10% से बढ़ के 15.1% हो गई है। और इसमें आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 1.33% ओन करते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 7 रुपए का डिविडेंड दिया पिछले साल, जो कि अभी 3.5% की डिविडेंड यील्ड होती है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन सस्ते हैं और स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो गया और जिस भाव में QIP आया वहां से भी बहुत अच्छे नीचे लेवल्स पे मिल रहा है, 197-98 के लेवल पे। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 210 तक के लेवल टच कर सकता है और 190 का स्टॉप लॉस रखता है। 190 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट। और आप जो कह रहे थे कि इसका नाम क्यों चेंज किया, पता नहीं, उसका पता है हमको, 2 वजह से चेंज किया। एक तो कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा, में शेयर के दाम में कुछ नहीं हुआ, तो सोचा कि नाम चेंज करने से कुछ हो जाए। और दूसरा ये कि आप रिकमेंड इतनी बार करते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़े। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इतना लंबा बोलने के बजाय सेठी साहब को खाली PCBL ही बोलना पड़े तो कम मेहनत लगेगी। फिर भी आप तो पूरे ही बोलते हैं सेठी साहब, तो बस ये 2 ही वजह हो सकती है कि नाम छोटा किया गया है। लेकिन चलिए, स्टॉक काम करता हुआ दिख रहा है। 210 के टारगेट ऊपर के लिए रखें आप, 203 तक तो भागते भागते पहुंच चुका है। ये राय है सेठी साहब की तरफ से। 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी भी तैयार है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी। बताएं सर। अनिल जी, एक स्पेस जो कि लगता है कि अब एक स्ट्रक्चरल तेजी के ट्रेंड में है, वो है मेटल्स।
और मेटल से रिलेटेड जो सबसे बड़ा एक अच्छा कल आपके चैनल पर इंटरव्यू भी काफी बार हुआ उनके मैनेजमेंट का स्टॉक है वेदांता। अले जी बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर एक हायर हाइज बनाने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन स्टॉक को अभी रिकमेंड करने के लिए, खरीदारी की सलाह देने के लिए जो रीजन है वो ये है इसका डेरिवेटिव्स का डेटा। अनिल जी अक्रॉस द बोर्ड 380, 390, 400, 410 अक्रॉस द बोर्ड स्ट्राइक प्राइसेस में एक जबरदस्त अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और जिस तरह से इसमें तेजी बनी हुई है अनिल जी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस ट्रेड में बड़ी तेजी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है, तो वेदांता इसमें खरीदारी करके चलने वाली 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन पहला एक छोटा टारगेट जो एज अ बीटीएससी के तौर पर लगा सकते हैं वो 385 रुपए का होगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है अनिल जी की बहुत जल्द आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 400 के पार निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले 370 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के। बिल्कुल, तो मेटल्स में आ रहा है बाउंस बैक, कमोडिटी फिर से ऊपर आ रहा है एक्शन में, काफी सारे मेटल स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस में दिखेंगे। कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, पर आइए 2:30 बजे हैं, इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हो गया है, जानते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले 200 पॉइंट नीचे थे, अब 80 पॉइंट, ऑफ कोर्स एक जबरदस्त बाउंस बैक था। यूरोप के बाजार 1.5 से 2% नीचे। अभी थोड़ी देर पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी, 3.9% से घटाकर 2.5% यूरोप का ग्रोथ अनुमान उन्होंने कर दिया इस साल के लिए। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है 3.9 से 2.5, 1.5% घटा दिया, 1.5% घटा दिया, तो बड़ा अमाउंट है। तो आई डोंट नो शायद उस पर रिएक्शन था या कुछ और था, बट थोड़ी देर पहले ही ये हुआ। कच्चा तेल शार्प बाउंस बैक दिखा रहा है सर इस समय, और थोड़ा बाजार पर भी रिएक्शन है। हालांकि जो आपने ओपनिंग पर बात करी थी कि अब डरना नहीं है, ये वापस एंट्री के लेवल्स हैं, वहां से 100-125 पॉइंट रिवर्स भी हो गया निफ्टी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 14,470 के आसपास, हाँ 470 के आसपास था, वहाँ से 125 पॉइंट ऊपर है। वो डरने की बात नहीं है दीप, जहाँ डरने की जगह हो तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं डराएगा सीधी सी बात है। लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंट होकर लेने की जगह है वो लेने की जगह, तो अब अगर 10 मिनट पहले और आप आए होते तो और ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा। अब 16,600 पर आ गए हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको 16,500 और इसके नीचे खरीदारी करनी है। बेस्ट 16,350, 16,450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो आपको दिया था, और एग्जैक्टली 16,447 का लो बनाया, वहीं से घूम गया। 33,900, 34,100 तुरंत सपोर्ट जोन है, 34,200 का लो से ही 400 पॉइंट वहां से ऊपर आ गया। तो अब बीच में आप कुछ ना करें, हाँ, क्योंकि बीच में रेंज के ऊपर आएगा तो प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है, रेंज के नीचे आएगा तो लेना है। तो लेने की जगह 16,350, 16,450 है, और बैंक निफ्टी पे 33,900, 34,100 है। बेचने की जगह ऊपर जो है वो आपके लिए अभी आप हैं 34,600 के आसपास बैंक निफ्टी पे, तो आपको बेचने की जगह है 35,100, 35,300 के रेंज में, वहाँ आएगा तो वहाँ बेचेंगे। 35,000, 35,200 मान लो राउंड फिगर में, ज़्यादा बढ़िया है। 35,200 आएगा तो बेचिए वहाँ पर ऊपर में, और निफ्टी में भी वही 16,650, 16,750 की रेंज में बेचना, तो ऊपर में बेचेंगे, नीचे में खरीदेंगे। अब डेटा बता देता हूँ, आप 16,600 पर हैं, 16,600 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो निफ्टी पे भी पुट राइटर्स थोड़ी रिस्क पे 1,30,00,000 शेयर पुट राइटर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि आज ही की एक्सपायरी है इसलिए बहुत ज़्यादा इस पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। 16,700 पार करना मुश्किल होगा दीप, क्योंकि 16,700 पर 94 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा बड़ा है, और 16,500 तोड़ना मुश्किल होगा, वहाँ पर 2,20,00,000 शेयर, मतलब 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 16,500, 16,700 जो एक ट्रेडिंग रेंज दिख रही है एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन, वो है, और बीचों बीच में 16,600 के आसपास है आप, तो थोड़ा वेट एंड वॉच लेवल से करें, फिलहाल कुछ ना करें, ये आपके लिए निफ्टी पर आए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आप है 34,500 के आसपास, 34,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 31 लाख शेयरों का, जब तक इस पर टिके हुए ठीक है। एक ही चीज़ थोड़ी सी दिक्कत वाली दिख रही है आज, क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह ज़्यादा भागा था, अब यहाँ पर तेजी करनी है तो निफ्टी में करनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है, क्यों है मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में 34,500 के नीचे अगर आप जाते हैं तो 1,30,00,000 शेयर पुट राइटर्स बैंक निफ्टी पर रिस्क पे आ जाते, तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग जरूर से ज़्यादा आज बन गई है, इसलिए 34,500 3 बजे के पहले तक आपको 34,500 होल्ड करके रखना जरूरी है, और निफ्टी पे 16,600 होल्ड रखना जरूरी है। अगर 16,600 के नीचे आप 3 बजे या 3:05 तक रहते हैं और 34,500 के नीचे रहते हैं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो आपको और नीचे ले जा सकती है। अदरवाइज आप ठीक है,
इंट्राडे के लिहाज से। 16,600 और 34,500 ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आप हैं। ठीक है, थोड़ा कंजेशन बैंक निफ्टी पे बहुत मुश्किल मामला है। बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे जाना नहीं चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग बहुत तगड़ी होकर रखी है। 34,500 से लेके 35,000 के रेंज में काफी पुट बेचे हुए हैं, तेजी की पोजीशन काफी बनी हुई है, जोर से बनी है आज। तो आज लोग लॉन्ग साइड पे बैंक निफ्टी में ट्रैप हैं, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में इस समय थोड़ी पोजीशंस ट्रैप होती हुई दिख रही हैं, बट सरप्राइजिंग चीज है बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे से एसबीआई में अभी थोड़ा मोमेंटम बढ़िया है, जरूरी है, आ जाए तो अच्छा है लग रहा है सर। एसबीआई थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। एक बार जरा वागले साहब से पूछें भी। वागले साहब, एसबीआई दीपांशु, मुझे कल से बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। एसबीआई एक ही प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा गैप से खुला है और आज अभी के लिए बात करेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज है, आपको थोड़ा से नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी गिरा नहीं और निफ्टी ने होल्ड किया, पोजिशनली मेरा 500 का व्यू है और ऑन द डाउन साइड 455 460 ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए एसबीआई। नजर रखिए नीचे से ये थोड़ा एक्शन में आ रहा है। एक्शन में सुमित जी बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेटल स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम आ रहा है और मेटल स्टॉक में जो स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है उसका भी भाव चल रहा है 1298। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और अभी वापस से यूटर्न ले रहा है। 1270 का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। टाटा स्टील में मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर में 1330 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 1330 रुपए का लेवल निकलने पे 1350 रुपए तक का मूव 2-3 दिनों में टाटा स्टील में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, 1270 का स्टॉप लॉस, 1330 से 1350 के टारगेट टाटा स्टील में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील जहां पर एक्शन आ रहा है। कमोडिटीज फिर से बाजार के मूड माहौल में आगे बढ़ने की तैयारी में है। आइए 2:45 बजे जुड़ते हैं भसीन साहब के साथ। मजीद आप 3 दिनों की रैली के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, बट बाजार लेवल्स होल्ड कर रहे हैं सर। बताएं इस समय एक बाजार पर व्यू और ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टेट इलेक्शन से, वो कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। तो दीपांशु देखिए, आई स्टिल थिंक दैट द रैली हैज बीन शार्प बट पीपल हैव मिस्ड इट और आपको अब आपको जो कवरिंग है वो अभी भी रहेगी। तो मे बी यू कंसोलिडेट और 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट हो गए हैं कंसोलिडेट, लेकिन 16,800 16,900 एक बारी जरूर जाएगा। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक और मुझे लगता है जो ऑयल में फॉल आया है, मैं 2 दिन से मेटल्स कह रहा था, अब मुझे लगता है मेटल्स में भी रैली फुली बिकॉज स्टील प्रोडक्ट्स इन चाइना वर शार्पली डाउन टुडे। तो पहली बार तो मैंने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू दिया हुआ था। कल टाटा स्टील अनिल जी को 1265 में कहा था, 1300 का टारगेट था, वो हो चुका है, बुक कीजिए। सुबह आज जेएसडब्ल्यू दिया, वो भी बुक कीजिए। और मेटल्स पे भी कॉशियस, बिकॉज अगर चाइना में करेक्शन है, वी थिंक देयर इज बीन ओवर प्राइसिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स और सप्लाई इज गोइंग टू कम बैक शार्पली। इस कारण से आई विल नाउ बी मोर बुलिश ऑन द मेटल यूजर्स और सर्टेन ओईएम्स व्हिच आई थिंक कैन आउट परफॉर्म। तो 2 या 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। तो अनिल जी पहले तो लीजिए आप, दोनों मेरे को ओईएम्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक है भारत फोर्ज, जो कि फोर्जिंग इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल और ऑटोज में आपने देखा है, तो भारत फोर्ज वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। और अब मैं आपको बताऊं, डिफेंस इक्विपमेंट में भी फोर्जिंग का बहुत ज्यादा, तो 634-36 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 620, टारगेट ऑफ 665 to 670 ऑन भारत फोर्ज। सेकेंड प्ले वुड बी, जो मेरी फेवरेट 4 व्हीकल सीवी है, वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड इज सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग गेन्स अगेन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट और रीयूजेबल में तो स्क्रैपेज पॉलिसी है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट अशोक लीलैंड को होगा। 106 में लीजिए, 102 का स्टॉप लॉस, 118 से 120 का टारगेट। और तीसरा होएगा जो मुझे लगता है बहुत आउट परफॉर्म करेगा, टाटा केमिकल। ब्लू चिप स्टॉक 910 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 888, टारगेट ऑफ 940। तो जहां पर भसीन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल 910 में खरीदें, 888 का स्टॉप लॉस, 940 के टारगेट के लिए। ये तीनों में खरीदारी करने की राय आपके लिए भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। इन पर करना है फोकस।
तो धन्यवाद वसीम साहब, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब और आपसे कुछ और स्टॉक्स लेंगे, बात भी करेंगे क्या कुछ होने जा रहा है आगे। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आ रही है। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल्स, 3 स्टॉक्स भसीन साहब की तरफ से। एक सवाल बंसल जी से लेना था, और बंसल जी बात करनी थी आपसे सेल स्टील अथॉरिटी पर, क्योंकि आज सुबह जब लग रहा था कि कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स गिरेंगे तब आपने सेल पर कन्विक्शन दिखाया था, और देखिए अब मेटल्स का बाउंस बैक है। 96 पर आपने सुबह कहा था, 99 पर स्टॉक है। अगर किसी ने नहीं लिया हो तो क्या इन लेवल्स पर लेना है, और जो सुबह की कॉल थी उसमें अगर कुछ टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना है? किरण जी की भी थी ना साथ में कॉल, सेल में एक और किसने कहीं और भी खरीदारी की आई थी सेल में जी सुबह, आई थिंक नहीं, सुबह तो नहीं थी सर। ओके ठीक है, आज तो नहीं थी, आज तो अच्छा बंसल जी की तरफ से जी बंसल जी बताएं सर। देखिए पहले तो अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कई बार मैं कॉल देता हूं सेल पर, सिप्ला पर, आपको लगता है डिफेंसिव हो गए। अगर आप देखें तो वुमेन्स डे के दिन जो वुमेन्स डे स्पेशल पिक था वो सिप्ला था, और उसी दिन उसके टारगेट अचीव हुए थे। तो पूरा अनिल जी हार्डवर्क करके आते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं, मतलब कि आउटकम तो अनसर्टन होता है, जिस दिन कुछ नहीं होता है उस दिन नोटा का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने सेल लिया हुआ है, मेरी समझ से सेल में बुक करना चाहिए। और इस समय अगर मेटल्स में कुछ लेना है तो टाटा स्टील टॉप पिक है, जिसको अभी सुमित ने भी रिकमेंड किया था। तो मेरी समझ से अगर फ्रेश मेटल्स में कुछ खरीदना है, स्टील में कुछ खरीदना है, तो टाटा स्टील को ओवरवेट होकर खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील में खरीदारी की राय। सेल में थोड़ा मुनाफा वसूली करके आप चल सकते हैं। तो चलिए होल्ड आउट कराए सेल ने। अच्छा, वागले साहब की तरफ से भी एक बिगुल है, आइए तो वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेज में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। एक ही स्टॉक है जो बाजार की मूवमेंट में आज नीचे ज़्यादा नहीं गया और अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। मॉर्निंग के पहले घंटे का हाई 1740-41 वो अभी इजीली ब्रेक करा है। अभी 1745-46 का भाव है। यहाँ से लेकर 1740 तक बाय करें। 1720 के नीचे का स्टॉप लॉस तो आपकी एक 25 रुपए की रिस्क होगी, 1.25% की। मेरा मानना है ये 1 से 2 दिनों में 1800 तक जाना की सपोर्ट है, तो ये आज के आज या मे भी कल सुबह तक 1800 के लेवल दिखा सकता है। यह है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। 1720 का स्टॉप लॉस और 1800 का टारगेट। पूरा देश आज चुनाव में है, चुनाव के आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। एक बार जल्दी से रिजल्ट दिखा दें चुनाव के रुझान जो है, उसके बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च दिखाएंगे। तो रिसर्च ऐसे नहीं चुनाव की रिसर्च है, चुनाव की रिसर्च से हमारा क्या लेन देन है? हमारा लेन देन है चुनाव से मार्केट पर क्या असर पड़ता है। वो एक बेहद शानदार रिसर्च हम लेकर आए कि चुनाव के नतीजे को बाजार कैसे देखता है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के चुनाव के रुझान आपके पास हैं, नतीजों के रुझान। 264 पर बीजेपी आगे, 134 पर समाजवादी पार्टी। लगभग समाजवादी पार्टी से गुना सीटें हैं बीजेपी के पास, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ती हुई। पंजाब में 91 सीट लेकर आम आदमी पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली सरकार बनाने की कोशिश में है। उत्तराखंड में भी यही हाल है, लेकिन वो है बीजेपी का। जहां सोचे थे कांटे की टक्कर है, न कांटा है न टक्कर है। 48 सीटें बीजेपी वन साइडेड। मेरे ख्याल से पिछले बार से ज़्यादा तो नहीं आ रही, पिछली बार भी शायद 48 नहीं आई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब कहाँ सोचे थे कि हर बार उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। इस बार तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। फिर आ जाइए मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार बनना पहले से तय थी लगभग, लेकिन ये ध्यान रहे मणिपुर में अभी तक रुझान 45 सीटों के ही आए 60 में से। सो मणिपुर की तस्वीर अभी भी देखनी होगी। 15 सीटों के रुझान इसमें है नहीं, लेकिन 45 में 23 पर आगे होना ये अचीवमेंट तो माना जा सकता है बीजेपी के लिए अभी। और गोवा जहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, वहाँ पर भी बीजेपी धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हाफ वे मार्क के बेहद करीब पहुँचती हुई 19 सीटों पर इस वक्त बीजेपी। बाकी तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो चलिए, ये तो अभी के रुझान है, लेकिन रुझान के साथ साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी कोरिलेशन बताने का नतीजों का और बाजार का। आशीष बताइए क्या रिसर्च किया आपने? सर देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव है, इससे आपको पूरे देश भर का लगभग
करीब करीब जो है सेंटिमेंट पता चल जाएगा कि प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो बाजार की जो नजरें हैं फिलहाल के चुनावों को देखकर ये लग रहा है कि 2024 में क्या होगा। और देखिए बाजार में कौन सी पार्टी आएगी, इस पे कैसा आगे जाके रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सरकार कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में होती है तो ग्रोथ अलग तरीके की आती है। और वैसे इन 5 राज्यों की जो महत्वपूर्णता है वो मैंने आपको बताया। और खासतौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर जो देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है, यानी लोकसभा की कुल देखिए तो करीब करीब 543 सीटें, तो 14-15% के आसपास का जो वेटेज है वो उत्तर प्रदेश का होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाजार को जो है स्थिरता क्यों पसंद है, क्योंकि जब से हमारे पास निफ्टी की चार्टेड हिस्ट्री है और अब तक जो केंद्र में सरकार बनी है, इसका विश्लेषण हमने किया। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, आप देखिए जो देवेगौड़ा की सरकार थी और जो करीब 96 से लेकर 98 के बीच में चली थी, वो टाइम देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। कई सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने मिलकर जो है सरकार को बनाया था, करीब 30-35 सरकारों का जो समर्थन था, तो इसके चलते हंग असेंबली देखने को मिल रही थी। तो ये था दौर था 1 जून 1996 से लेके 1997 तक का। और यहां पर देखें तो निफ्टी ने 3% की जो है गिरावट दिखाई है। सेम सरकार थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर बदल गए। प्राइम मिनिस्टर आए इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेके 19 मई 1998। यहां पर नॉमिनल 7% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद जो भारत की पॉलिटिकल स्थिति है, इसमें आपको एक बड़ा सुधार देखने को मिला और आपको स्टेबिलिटी नजर आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है सरकार बनी 1998 से लेकर 2004, यानी पूरा टर्म जो उन्होंने कंप्लीट किया। और इसमें देखें तो निफ्टी में जो है करीब करीब 40% की तेजी जो है और रिटर्न आपको देखने को मिले। इसके बाद भी देखें तो मनमोहन सिंह की सरकार आई और इनफैक्ट मनमोहन सिंह की जो सरकार थी इसने तो 10 साल रखा, तो यानी 2 टर्म इन्होंने जो है एंजॉय किए। तो करीब करीब 372% के जो गेन्स हैं निफ्टी ने आपको दिखाए। और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ पर 2014 से लेकर अब तक है। यहाँ पर थोड़ी स्थिति अगर आप देखें तो अभी पूरा दूसरा टर्म पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 126% की जो रिटर्न्स है वो निफ्टी ने आपको दे दिया। तो सर इस रिसर्च से यही साबित होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बाजार आपको रिटर्न देगा। तो पहले के दोनों निकाल दो 1-1 साल वाले, देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब वाले, ठीक है, उन्होंने तो 1-1 साल ही किया। फिर वाजपेयी जी 5 साल रहे, 37% उस वक्त बढ़े थे। बिल्कुल। उसके बाद सिंह साहब जो 10 372%, तो अगर 5-5 लगभग उतना ही रिटर्न आएगा जो आपको 125%, 150% के आसपास का बन रहा है। एग्जैक्टली। तो 5 साल में अगर आपके दुगुने से ज्यादा रिटर्न हो जाते हैं तो विच इज वेरी गुड, है ना। तो ये तो सिर्फ इंडेक्स में, स्टॉक्स में उससे कहीं ज्यादा आ जाता है। तो नतीजों का जो पूरा विश्लेषण है वो इस लिहाज से देखना है कि ये केंद्र सरकार का ये राज्य क्योंकि बाजार को तो 2024 को ही देख रहा है आगे। तो अगर 2024 इन नतीजों को, इन चुनाव को अगर आप सेमीफाइनल मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग मान रहे हैं, ना माने तो आपकी मर्जी। देखो पॉलिटिकली हम किसी को कोई जिद नहीं करते कि मानना ही पड़ेगा। हम तो मार्केट में भी नहीं बोलते जिद करते कि भाई ये मानना ही पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर आप मानते कि 2024 के नतीजों का फाइनल का सेमीफाइनल है और उसके हिसाब से अगर इलेक्शन होने, तो फिर ये बात पक्की कि लंबी अवधि तक अगर कोई सरकार बनी रहती है, और ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होता है, ये मत सोचिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ बीजेपी के लिए लागू होता है। खुद आप देख लीजिए मनमोहन सिंह साहब की लगातार बनी रहेगी, पॉलिसी में एक रूपता रहेगी, तो वो बाजार को पसंद आएगा। ये हमारी रिसर्च कह रही है, जो आप देख सकते हैं इन आंकड़ों में। आशीष धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है। आइए 15,600 के आसपास निफ्टी पर हैं और बैंक निफ्टी भी आपके लिए 34,500 के आसपास वक्त बिताता हुआ दिख रहा है। कोई खास उतार चढ़ाव है नहीं। एक स्टॉक जो आज चुपके से चुपचाप ऊपर बढ़ गया किसी को बोले बगैर, और वो है एस्कॉर्ट्स। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। श्रीकांत जी को पहले एस्कॉर्ट्स पे सवाल पूछे, उससे पहले एक बार पूरी विंडो हटाकर खाली एस्कॉर्ट्स है ना, कैश में भी दिखाइए, फ्यूचर्स में भी। कैश में है 1814 अभी जो आपका चल रहा है, फ्यूचर से 1675, 1700 130 रुपए का फर्क अभी भी नहीं, 140 रुपए का फर्क है अभी भी एस्कॉर्ट्स के कैश और फ्यूचर में। यानी फ्यूचर नीचे है, कैश ऊपर है। 2000 रुपये में क्यूबिटा बायबैक करने के लिए तैयार है, ओपन ऑफर है उनका। जरा एक बार चार्ट देखिए, राय दीजिए श्रीकांत जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, हमें लगता है कि जो एस्कॉर्ट्स है उसमें जो करेक्शन आना चाहिए था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। 1730, 1740 उन्हीं लेवल्स के करीब लग रहा था कि एक रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था, उसके बाद उसमें एक बार रिकवरी भी बनी थी।
लेकिन दूसरी बार जब मार्केट में एक फॉल आया था तब भी इसने सेम लेवल्स को रिटेस्ट किया है। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, या तो उसमें जो भी एक प्रेशर बना था सेलिंग का, वो सेलिंग का प्रेशर ऑलमोस्ट आ चुका है और इसके बाद वापस ये फ्रेश रैली बना सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर इससे लॉन्ग किया जा सकता है 1816 1820 में। टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 1930 से लेकर 1970 के, बट इसके एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि ये जो अभी उसके अंदर जो बायबैक आया है, या तो जो कंप्लीट टेक ओवर की जो न्यूज़ आई है, उसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 2250 या 2350 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी करेक्शन अगर इस लेवल से अगर आता है तो बिल्कुल इसे लिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। फ्यूचर्स और स्पॉट में बहुत बड़ा डिस्काउंट फिर से आपको दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु भाई का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 544। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। डाबर यहां से 15 से 20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। नीचे में इसके अंदर 530 532 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। 532 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डाबर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। डाबर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 555 रुपए से लेके 560 रुपए, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का टारगेट होगा। पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 532 के स्टॉप लॉस से खरीदारी, 560 का ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट है। ओके, तो डाबर में करके चले खरीदारी। इनफैक्ट सुमित जी आपने डाबर हाईलाइट किया, मैं अभी देख ही रहा था। आईटीसी में निचले स्तरों से खरीदारी है। गोदरेज कंज्यूमर 2% ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी आई है। और HUL ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आज 4.5% ऊपर 2100 के लेवल पर HUL आपको आते हुए दिख रहा है। अपने कोविड लोज पर आ गया था ये 2 दिन पहले, और वहां से अच्छी रिकवरी आ रही है। तो FMCG काउंटर्स आज थोड़ा फोकस में आ रहे हैं। श्रीकांत जी कैसे देखते हैं सर HUL के चार्ट को? दीपांशु गुड आफ्टरनून। देखिए, लगता है कि हिंदुस्तान लीवर में जो गिरावट हमने देखी है वो कुछ ओवर एंड अबाउ हुई है, लेकिन अगर इसके मंथली चार्ट को हम लोग देखते हैं और वीकली चार्ट को अगर देखते हैं तो एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी के बाद की जो रिकवरी बनी है वो एक फॉर्मेशन बना है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें शायद और एक हमें बाउंस बैक देखने मिलेगा और थोड़ी सी रैली बिल्कुल देखने मिलेगी। और ये रैली तकरीबन मुझे लगता है कि 2200 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 2200 के करीब हिंदुस्तान लीवर ने काफी बड़ा वक्त निकाला था। तो करंट लेवल से अगर करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद ये स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सस्टेन हो रहा है। कोलगेट पॉमोलिव में भी अगर आप देखेंगे, कोलपाल वहां पे भी हमने अच्छी तेजी देखी है, मैकडॉवेल में तेजी देखी है। तो पूरे एफएमसीजी पैक में मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव अप्रोच या तो मे बी वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे बाइंग आया है और इसी वजह से स्टॉक बढ़ रहा है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल लगता है कि मुझे अवॉइड करें, करंट लेवल से लॉन्ग ना करें। लेकिन अगर कोई करेक्शन अगर आता है 2050 या 2040 के करीब तो इसे लॉन्ग किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, और अगर 2200 के करीब अगर शायद स्टॉक दिख जाए आने वाले कुछ दिनों में तो वहां पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस को कम किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए HUL, जहां पर आपको रखनी है नजर। चुनिंदा डिफेंसिव काउंटर्स में मूव आपको इस समय आती हुई दिख रही है। आईटीसी भी थोड़ा एक्शन में 230 के लेवल के ऊपर है। अब देखते हैं आईटीसी ये लेवल्स होल्ड कर पाता है कि नहीं। पिडलाइट, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। हिमांशु जी जरा पिडलाइट का चार्ट देखें, 5% ऊपर है और लेवल्स होल्ड कर रहा है। दीपांशु जी, अभी थोड़ा जल्दबाजी है कहना कि ये स्टॉक तेजी का ट्रेंड यहाँ से रिज्यूम कर पाएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन मोड में था और लोअर लेवल से आज गैप के बाद हालांकि होल्ड अपने जो गेन्स हैं उनको होल्ड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है 2400 रुपए के आसपास स्टॉक में अभी भी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर लोअर लेवल पे इसमें खरीदारी की है तो मुनाफा वसूल करने की सलाह रहेगी। तो यह है आपके लिए पिडलाइट, यहाँ पर रखिए नजर, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा भी वसूले आप। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास वापस, क्योंकि वो दे रहे हैं एक ट्रेडिंग कॉल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, वेदांता यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा तेजी का एक ट्रेंड बन रहा है। वेदांता के अगर स्टॉक को देखते हैं तो इसने जो एक ब्रेकआउट लेवल्स बनाए थे वो तकरीबन 360 के करीब के बनाए थे, और उसी 360 के लेवल्स को उसने वापस रिटेस्ट किया है। तकरीबन 400 के करीब ये स्टॉक था कुछ दिन पहले। अभी करेक्शन में 360 के करीब आने के बाद 375 377 हो चुका है। लेकिन जैसे इसके ओवरऑल फॉर्मेशंस बने, हमें लगता है कि इसमें और भी तेजी बनेगी और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को आने वाले कुछ
हफ्तों में या कुछ महीनों में क्रॉस करेगा, जो तकरीबन 470-75 के करीब के थे। और मुझे लगता है जो 360 के लेवल्स है वो लगता है कि ऑलमोस्ट एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो मुझे लगता है कि 370 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 395 से लेकर 400 के जो इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स थे। लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो 360 का स्टॉप लॉस रखे और 450 के टारगेट्स रख सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग टारगेट्स 395, 400 और 450 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले वेदांता। अभी 400 के लेवल्स हिमांशु जी ने भी इस पर दिए थे, तो कन्विक्शन कॉल बन रहा है वेदांता, जिस तरह से मेटल्स में एक बाउंस बैक आ रहा है। हिमांशु जी भी एक कॉल दे रहे हैं, चलते हैं उनके पास। BTSTT बताएं सर। दीपांशु, एक स्टॉक ने यहाँ पर अपना ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म किया है मेरे अकॉर्डिंगली, और वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एफएमसीजी सेक्टर की बात करी, और इस सेक्टर में अगर कोई स्टॉक है जो कि अभी भी अपनी बुल रन में ही इंटैक्ट है तो वो है टाटा कंज्यूमर का। और यहाँ पर काफी समय से हमने देखा कि स्टॉक 680, 690 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरे के पूरे सेक्टर में एक अच्छी करेक्शन बनी हुई थी। आज स्टॉक ने जैसे ही 718, 720 का रेजिस्टेंस पार किया है, टेक्निकली मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक हायर हाइज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ ये कंफर्मेशन भी होते हुए नजर आ रही है कि स्टॉक ये शायद अपनी करेक्शन से निकल चुका है। तो टाटा कंज्यूमर को खरीदारी करके चलने की सलाह है। 745 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करें, 717 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द, बहुत नियर टर्म में 800 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 720 के स्ट्राइक भी यहाँ पर कॉल के जरिए भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 23 रुपए के आसपास करंट लेवल्स हैं। 18 के स्टॉप लॉस के साथ 32 और 35 रुपए तक के टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर में यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यह है आपके लिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय। एक एक करके एफएमसीजी शेयर मजबूती के साथ ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, आईटीसी आप तो रिकमेंड नहीं करते ना आईटीसी, शराब और सिगरेट और नॉनवेज वाली कंपनियां करते हैं? सिगरेट वाली करता हूँ, शराब और नॉनवेज नहीं करता। आईटीसी तो देखिए आपको पता भी है। अच्छा, सिगरेट वाली करते, वो दोनों नहीं करते हो? ओके, सिगरेट कर देते हैं, सिगरेट धूम्रपान तक चलता है। हाँ। तो जबरदस्त लगती है मुझे तो। और आज भी देखिए अच्छा खासा नीचे 226 के लेवल से वापस से ऊपर आया है। और टेक्निकली देखिए, फंडामेंटली तो कोई बात ही नहीं करनी है, टेक्निकली भी अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी दे रखी है, मैं बार बार कहता हूं कि कॉल पुट के साथ, इसमें जो भी फ्यूचर्स में काम करते हैं उनको कॉल पुट के साथ करना, जिनको कैश में करना वो डिविडेंड की यील्ड को और प्लस ऊपर के कॉल को बेचते हुए काम करें तो जबरदस्त रिटर्न बनता है। बाकी अदरवाइज ऑल्सो एकदम सिंपल वेनिला स्ट्रेटेजी है कि बाय करके रखें। एक अच्छा सेफ हेवन प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। ओके, बंसल जी कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप जैन साहब की सेलेक्टिव अप्रोच पर? नहीं, देखिए अनिल जी, ये तो कन्वीनियंस है। देखिए अनिल जी, जो हमारा पैनल है ना अनिल जी, सबसे बढ़िया पैनल है। और अनिल जी, मैं तो इंस्पिरेशन लेता हूँ जैन साहब से ऐसी भी। और अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी को आपने लोकल बोला था। अनिल जी देखिए, लोकल है और डीएलएफ का स्टॉक भी है, डीएलएफ का फार्म हाउस भी है और डीएलएफ के अपार्टमेंट भी है। तो अनिल जी, सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और बिल्कुल अनिल जी, जैन साहब से मैं बिल्कुल उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ। मतलब कि वहां पे अनिल जी आटा भी है और बहुत कुछ है, अगरबत्ती भी अनिल जी, तो वो न्यूट्रल कर देता है अनिल जी। वो जो एसिडिक और बेसिक होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो जो टोबैको का और होटल में अल्कोहल और नॉनवेज का है ना, हाँ। उसके नेगेटिव इफेक्ट को अनिल जी इनकी जो मंगल धूप अगरबत्ती है वो न्यूट्रल कर देती है। जैन साहब को अलाउड है अनिल जी आईटीसी। इतनी रिसर्च तो खुद फंडामेंटली जैन साहब ने भी नहीं की थी जितनी आपने टेक्निकली कर डाली है। मतलब दोस्त ऐसा होना चाहिए बचाने वाला एकदम, है ना। मतलब वो जय वीरू टाइप वाला मामला है। मौसी वही बोलते हैं भाई कितना भी हो आपके मुंह से अपने दोस्त की एक भी बुराई नहीं निकली, तो क्या करो, मेरा तो दिल ही ऐसा है दोस्त ना, वैसा हाल है। तो बंसल जी ने बिल्कुल वैसे ही किया है अभी। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। कंफ्यूजन है सर। नहीं है? नहीं सर।
अच्छा कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा कभी, कौन सी जल्दी है। ठीक है, तो हिमांशु जी, हाँ अपने स्पेशल पिक की बात निकाली तो एक स्पेशल पिक आपकी है जिस पर नजर डालनी है। और आज बंसल जी का दिन अच्छा चल रहा है कि सुबह उन्होंने इसकी बात भी करी थी, सेल नहीं बट 10 की कमाई का जो इनका आइडिया था। 10 की कमाई बंसल जी का, ओके, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ जबरदस्त दौड़ लगा। एक बार चार्ट देखिए, शानदार, 18% ऊपर है सर। वाओ, 18% हो गया। 18% 2390 में सर, 2390 वाला 2600, क्या बात है। कुणाल जी, राकेश जी, कमाल ही कर दिया एकदम, गजब दौड़ लगाया जा रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए बीएससी। हाँ, एक हल्का फुल्का जो करेक्शन लेना था, इस फॉल में आया भी एक बार 2000 के नीचे, और करेक्शन के बाद वापस से जो भागा है बहुत ही गजब का होता हुआ दिख रहा है। तो ये है बीएससी में तगड़ा एक्शन आपके लिए, 400 रुपए की बड़ी मजबूती। वजह जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी, उस दिन 1800 पर था, तो वहां से आज देख लीजिए 40% की रैली 2 हफ्तों में, 40%। पहले तो कुणाल जी, राकेश जी, बधाई स्वीकार करें इस बेहतरीन पिक के लिए। आप दोनों का सुबह का 10 की कमाई का स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, छप्पर फाड़ के रिटर्न आ रहे हैं। बताएं सर क्या करना है, आप जरा अपडेट दीजिए कुणाल जी। अनिल जी, बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। अनिल जी, हमने तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है, और 3000 रुपए के टारगेट अनिल जी आज सवेरे दिए थे, तो वो टारगेट पर बिल्कुल अडिग हैं, बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। और अनिल जी, ये तो आपने किन स्तरों पर रेकमेंड किया है ये हम सब जानते ही हैं, 3000 के टारगेट के लिए बीएससी में निवेशित रहने की राय। बढ़िया, बीएससी में 3000 के टारगेट के लिए इन्वेस्टर है। लेकिन एक चीज, एक राय, एक सलाह आपको और देनी है कुणाल जी, वो देनी है छोटे कुणाल जी को, उनको भी बीएससी दिलवाओ। उनको कौन सा स्टॉक दिलवाया है? इतनी जोर जोर से रोने की आवाज जो आ रही है उनकी पीछे से। जरूर उनके पोर्टफोलियो में कोई पेनी स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में डाल दिया लगता है आपने। सारे अच्छे अपने पास रखे, सारे अच्छे अपने पास है। अनिल जी, जी जी कुणाल जी, पेनी नहीं अनिल जी, पेनीज बनती है निकल से अनिल जी। तो आज है ना नेशनल टेलीविजन पे कुणाल जी आप घोषणा कर ही दीजिए कि जो कुछ मेरा है वो अतुल्य तेज के लिए है, मेरे सुपुत्र के लिए, तो उनकी मुस्कुराहट वापस से आ जाए। बिल्कुल चलिए, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम के मजे हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं जब वर्क फ्रॉम होम नया नया शुरू हुआ था तब हम यही बात करते थे कि कई बार किसी घर में घंटी की आवाज़ आ रही है, किसी घर में कुत्ते की आवाज़ आती है, भूखने, गैस की सीटी, सिमी जी के हमारे मोहल्ले में से कोई बाहर निकलता हुआ सिमी जी के वहाँ आवाज़ आती है, देवांशी के घर में कुकर की आवाज़ आई थी, मैंने पूछा भी कि सीटी बंद करनी है तो जाके बंद कराओ। सो ये सब घर के प्रोटोकॉल है। जब हम हमारे रिलेटिव्स ऑफिस आते थे या आते हैं अब भी, तो हम बोलते हैं हमारे ऑफिस आ रहे हो, ऐसे रहना वैसे रहना, ये प्रोटोकॉल वैसे रहना। तो ऑफिस का एक प्रोटोकॉल है, करेक्ट, घर का भी प्रोटोकॉल है। अब घर में आप ऑफिस बना रहे हो तो इम्पोर्टेंस तो घर की पहले रहेगी, इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। कुणाल जी, आप उठकर चुप करवाने मत जाना प्लीज, हो जाएंगे धीरे धीरे अपने आप, छोटे कुणाल जी चुप हो जाएंगे और बाकी लोग हैं उन्हें ध्यान रखने के लिए। तो आप निश्चित होकर चार्ट पर फोकस करें, ऐसा ना हो कि बंसल जी का फोकस डगमगा जाए चार्ट से, इसलिए आप बंसल जी का साथ देते रहे। मेरा फोकस बंसल जी पे है। जी बिल्कुल परफेक्ट है, सही जा रहे हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बीएससी पर। बहुत ही शानदार पिक, जबरदस्त सिलेक्शन आता है। एक्सचेंज एमसीएक्स भी, आईएक्स भी, आपको पसंद है कुछ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एमसीएक्स बहुत करेक्शन दिया है, और अभी इन दिनों में जिस तरीके की कमोडिटी में अच्छा वो हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर करेक्टेड है, तो और वहां पे ऑप्शंस वगैरह सब में काफी अच्छी लिक्विडिटी आई है, तो और प्लस इंडाइसेस भी आ रहे हैं, मेटल डेक्स है, बुल डेक्स है सब, तो मुझे लगता है कि नीचे आए तो घबराना नहीं है। हालांकि मैंने 1500 1600 हर लेवल्स पे ऊपर रेकमेंड किया हुआ है, नीचे आने पे इसको बॉटम फिशिंग की कोशिश करें। और जिस तरीके से बीएससी आज चला है, आज तो मैं सुन रहा था कुणाल जी और बंसल जी को कि गजब का रिकमेंडेशन था, और आपने, हमने सब ने बीएससी रिकमेंड किया है। सो आई थिंक ओवरऑल धीरे धीरे ये एक्सचेंजेस के स्टॉक्स और भी मजबूत होंगे। एलआईसीपीओ का जैसे अप्रूवल आया, उसका भी एक आईपीओ लॉन्च, जो भी होगी उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस को बेनिफिट मिलेगा। और आईएक्स भी देखिए अच्छा खासा नीचे 200 रुपए, अपने अच्छा खासा 200 डेमा के आसपास आके इतने खराब दिनों में भी वापस से बाउंस किया और 224 तक पहुंच गया है। सो एक्सचेंज इकोसिस्टम एज सच मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एमसीएक्स और बीएससी। आज एक्सचेंजेस का दिन है जबरदस्त एक्शन में। अब हिमांशु जी तैयार बोल रहे हैं, अब मैं तैयार हूँ।
स्पेशल पिक के लिए। हिमांशु जी बिगुल तो पहले ही बजा दिया था, चलिए अब वो आउटडेटेड हो गया है, एक्सपायर हो गया है बिगुल फ्रेश स्पेशल पिक का। और इससे पहले कि हिमांशु जी अपनी स्पेशल पिक दें, मैं बता दूं कि मैं लाइफ में मेरा कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, और जैसे हमारे बंसल जी भरपूर नोटा का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वैसे मैं बता दूं हिमांशु जी में और मुदित जी में मेरा जो कन्फ्यूजन है, मैं बहुत जल्दी उसको दूर करने के मूड में हूं नहीं। अच्छा, हाँ ऐसे है, चल रहा है, चलने तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही बुरा नहीं मानते हैं। तो हिमांशु जी जो वो बिल्कुल आपके लिए बजा था वो मुदित जी के लिए बजना था, गलती से आपका नाम ले लिया मैंने। तो आइए मुदित जी भी लाइन में है, तब तक आप अपना स्टॉक बताएं सर, स्पेशल पिक। अनिल जी बिल्कुल इट्स ऑल ओके, कोई मुझे नहीं लगता कि मुदित या मुझ में से कोई भी इस चीज को माइंड करता है, हम समझ जाते हैं जो भी ऑन एयर है। तो इस कंफ्यूजन से अनिल जी कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। स्पेशल पिक अनिल जी है एस्ट्रल में। अनिल जी एस्ट्रल के को खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पहली बात, स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छी करेक्शन दिखा चुका है। आज के सेशन में एक राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और अनिल जी मोर इंपॉर्टेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ आज इस स्टॉक में खरीदारी हुई है। लगभग 58 से 60% तक का डिलीवरी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिला है। और अनिल जी जिस तरह से ये फॉर्मेशन बना है, मुझे लगता है कि ये कल तक के सेशन में 2040 तक के टारगेट दिखा सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1910 रुपए का लगाकर एस्ट्रल में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2000 रुपए का पहला टारगेट और 2040 रुपए के दूसरे टारगेट्स के लिए एस्ट्रल रहेगी अनिल जी मेरी तरफ से एक स्पेशल पिक। ओके, तो ये है एस्ट्रल, नया खिलाड़ी, वायदा कारोबार का, अब तो थोड़ा पुराना भी हो गया वैसे। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 2040 के टारगेट के लिए बेहतरीन कंपनी यहाँ पर बुलिश है, पॉजिटिव है हिमांशु जी। आइए स्पेशल पिक का बिगुल है मुदित जी के लिए, उसके बाद वागले साहब के लिए भी एक बिगुल रहेगा। तो पहले मुदित जी। स्वागत है मुदित जी आपका, धन्यवाद। लाइफलाइन यूज किया आपने, फोन फ्रेंड। बताएं सर कौन सा स्टॉक है आपकी स्पेशल पिक? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए स्पेशल पिक के तौर पर। देखिए स्पेशल पिक में मैंने चुना है आईटीसी। देखिए लास्ट टाइम आईटीसी हमने बीएससी जब बजट स्टॉक एक्सचेंज था तब रिकमेंड किया था, वहां से 15 रुपए का मूव दिखाया था। और अब ये काउंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में हो रहा था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट पे बनता हुआ नजर आया है। 3 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। बीटीएससी करके जाने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट होगा 240 का, दूसरा टारगेट होगा 244 का, और तीसरा भी टारगेट में यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा 250 तक के भी अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 226 का। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, एक मार्केट का भी सपोर्ट स्टॉक में नजर आ रहा है, बड़ा अपसाइड मूव डिलीवर करेगा। 250 तक के अपसाइड मूव 3 से 4 दिन के अंदर स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बीटीएससी करके जा सकते हैं, बाय करने की सलाह होगी। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त आईटीसी में खरीदारी करने की राय। 226 का स्टॉप लॉस, 240, 244, 250 के टारगेट के लिए। बड़ी गजब की हिम्मत की है वैसे आईटीसी। एक हिम्मत की थी किरण जी ने, 214-15 के आसपास। गजब, उस समय ढूंढा जब बहुत ही बढ़िया कॉल, किसी की नजरें नहीं थी आईटीसी में। और बड़े टारगेट के लिए उन्होंने भी कहा था, 230 के टारगेट उनके भी आ गए। और अब यहां से मुदित जी आगे ले जाने को तैयार है आईटीसी को। बिल्कुल, अब है वागले साहब के लिए। जी वागले साहब। अनिल जी बीटीएसटी में के तौर पे मैं रिकमेंड करूंगा टाटा स्टील। इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न का मतलब होता है कि एक लंबी डंडी होती है और फिर ऊपर जब टॉप क्लियर करने की तैयारी होती है तो आगे बड़ी मुंह आती है। तो इसमें अगले 3 से 4 दिनों में 1400 तक की मुंह आ सकती है। 3 से 4 दिन या मे बी 5 से 6 दिन। और कल के लिए मेरा टारगेट होगा 1345, 1350 और करंट भाव है 1312, 1313। आपको स्टॉप लॉस 1300 के नीचे का लेना चाहिए। 13 रुपए की रिस्क होगी और ऊपर में 30 से 40 रुपए का रिवॉर्ड होगा। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील जिस पर करनी है खरीदारी। मेटल्स एक वेंजेंस के साथ बाउंस बैक इस समय कर रहे हैं और टाटा स्टील लीड कर रहा है। सुमित जी ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 1330, 1350 के टारगेट्स के लिए। पर आइए, एक स्टॉक हमारे बाजार का नहीं बट दुनिया का दिग्गज है और इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल शाम को होते हुए दिखा है। इसका रिएक्शन भी आज शाम आप फिर से यूएस मार्केट्स में देखेंगे। अमेजॉन, क्या हुआ है और क्यों बाजार की इसके पर नजर है, आइए जानते हैं कुशल के साथ। तो कुशल बताइए क्या हुआ यहाँ पर।
देखिए, एक लैंडमार्क इवेंट होता हुआ दिखा है अमेजॉन के लिए, जहां पर दुनिया की ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, और उसने 23 साल बाद शेयर विभाजन का ऐलान किया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए 1997 में इसका आईपीओ आया था, और उसके बाद ये चौथा स्टॉक स्प्लिट है जो इन्होंने अनाउंस किया। इसके पहले इन्होंने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किए थे वो 98 में, और 2 स्टॉक स्प्लिट 99 में ये अनाउंस किए गए थे। इनफैक्ट जो आखिरी स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2 सितंबर 1999 को, उसके बाद अगर आप देखें तो शेयर में ऑलमोस्ट 4300% की तेजी आ गई है। यानी कि वैल्यू के हिसाब से अगर आप पर ईयर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 180-190% का रिटर्न जो है कंपनी देती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे टेक स्टॉक्स, टेक रिलेटेड स्टॉक्स जो है आपको यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 1 फरवरी को अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट है, उन्होंने भी 20:1 के रेशियो में यहाँ पर ये शेयर विभाजन का ऐलान किया था। इसके पहले भी सरप्राइजिंग फैक्ट है, एप्पल ने जब जुलाई 2020 में अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था 4:1 में, उसके बाद आप देखिए 1 महीने में $500 बिलियन की वैल्यूएशन में यहां पर गेन आती हुई दिखी थी। साथ ही टेस्ला ने जब अगस्त 2020 में इसका ऐलान किया था 5:1 स्प्लिट का, वहां पर महज 20 दिनों में 70% की तेजी आपको टेस्ला के स्टॉक्स में भी आती हुई दिखी थी। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी लगाई जा रही है कि अमेजॉन का शेयर भी हो सकता है कि यहां पर जो स्टॉक स्प्लिट का इन्होंने ऐलान किया उसके बाद यहां पर भी तेजी आती हुई नजर आई। 20:1 के रेशियो में यहां पर भी शेयर विभाजन का ऐलान किया गया है, और साथ ही कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के बायबैक की भी घोषणा की है। तो अपने आप में 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स अमेजॉन की तरफ से आती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर यहां पर एक्सपेक्टेशंस है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है लिक्विडिटी के लिहाज से अमेजॉन के स्टॉक में और ज़्यादा आपको डेंसिटी यहां पर आती हुई दिख सकती है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स और साथ ही जो एम्प्लॉई बेस है जिनके पास इनकी इक्विटी है, वो अपने बेस को प्रॉपर और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अब तो हमारे पास भी ऑप्शन हो गया है अमेजॉन में इन्वेस्ट करने का और इसका फायदा लेने का, बायबैक का भी फायदा ले सकते हैं सर। तो सही समय पर आ गया अब तो, इंडियन इन्वेस्टर्स भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वहाँ पर आप चाहें, अगर आपको लगता है तो अमेजॉन जैसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। ये 2785 क्या है, डॉलर है? डॉलर है, यस डॉलर, पर अब 20 में स्प्लिट हो जाएगा। $2785, 2785 1,80,000। हाँ, वही तो पूछा था। 76 मानो 2,11,000 एक शेयर का। हमको तो एमआरपी महंगा लगता था भाई। चलिए, तो 2,11,000 रुपए का एक शेयर है, लेकिन वहां पर एक बड़ा आराम है, वहां पे आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। आप मतलब मेरे ख्याल से 2,11,000 का, इसका देखना होगा वो फ्रैक्शन कितने का है। बट अप टू 100th मिल रहा है। हाँ, 100 तक अगर इसमें किसी में 110 थे, किसी में 100 थे, अगर इसमें 100 थे तो आप 20-21 हज़ार में खरीद सकते। कुशल, आई कैन अफोर्ड इट। 21,000 वाला, नाउ आई कैन अफोर्ड इट। अरे सर, आप ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? तो चलिए, ये है अमेजोन पर विशेष रिसर्च। आप सोचोगे अमेजोन की रिसर्च क्यों आई? रिसर्च इसलिए क्या अमेजोन पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात नहीं। अब तो मौका है, अब तो मौका है। आई थिंक जैन साहब ने शुरू भी करवा रहे थे, जैन साहब। हाँ, जैन साहब शुरू भी करने वाले। करवा दिया आपने काम शुरू? नहीं अनिल जी, अभी अरे बहुत धीमे हो आप। न्यू फाइनेंशियल ईयर में करवाएंगे। इसमें बेसिकली एनएसई और बीएसई दोनों का अलग अलग वो है, और एनएसई ने वही 8 स्टॉक्स का किया है, और वो बेसिकली एसडीआरस के थ्रू स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स ऐसा कुछ आ रहा है, और 8 स्टॉक्स ही है। बट यस, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। और मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि हमारे चैनल ने इस चीज की पहल की और धीरे धीरे अमेरिकन स्टॉक्स से इन्वेस्टर्स को अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और डोमेस्टिक स्टॉक्स की रिसर्च नहीं हो पाती है और इंटरनेशनल की करना डिफिकल्ट होता है। सो नाउ वी हैव टेकन अ वेरी गुड अप्रोच। मैं सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा जी बिजनेस को। बाकी यस, हम लोग इस पे ध्यान रख रहे हैं, एंड थोड़ा अलग मैकेनिज्म है जिसको थोड़ा सा धीरे धीरे मार्केट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। बट यस, एक नया डीमैट अकाउंट खुलेगा, नई एक डिपॉजिटरी आ रही है, सीडीएसएल प्लस एनएसडीएल मिलके वहां पे गिफ्ट सिटी के अंदर, और जो मोदी जी का ड्रीम था कई सालों से ये गिफ्ट सिटी का, वो चल रहा है, बट धीरे धीरे वहां पे एक्शन दिख रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। तो ये है आपके लिए इसमें, तो ये अपॉर्चुनिटी है सर अब यूएस स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने की, और इस पर काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी अब उठा सकते हैं सर। इस पर हम भी चर्चा करने वाले हैं, और इस पर कुछ खास प्रोग्रामिंग भी आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरह आप इस मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इंटरेस्टिंग शो हम तैयार करेंगे। पर आइए स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने के लिए।
अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर अच्छी रिकवरी जो आई थी उन लेवल से बाजार वहां पर होल्ड कर रहे हैं, पर डाउ फ्यूचर्स जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी तो 70 पॉइंट नीचे था, 170 पॉइंट नीचे। आज बहुत वॉलेटाइल रहे सर डाउ फ्यूचर्स, तो ये एक नजर रखनी पड़ेगी। यूएस में आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है पिछले महीने का, 50 साल की ऊंचाई पर ये डेटा रह सकता है अनुमान के मुताबिक अगर आप जाएं तो, और अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले ये आखिरी मेजर डेटा इवेंट यूएस का आने वाला है, तो इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। और ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है टर्की में, तो वहाँ से भी अगर कुछ निकल कर आएगा सर तो बाजार उस पर भी शाम को रिएक्ट कर सकता है। तो कुछ बड़े इवेंट्स हैं सर आज शाम के रिएक्शन के लिए, हम क्या करके जाएँ? वैसे तो ठीक है, अभी ऐसे कोई खराब खबर की आशंका नहीं है और मार्केट भी ठीक बंद हो रहे हैं, लेकिन वही है कि ओवरनाइट रिस्क तो हमेशा रहेगी दोनों ही तरफ की। कुछ नहीं हुआ तो आप गैप से कल फिर से 16,750 खुल सकते हैं 150 पॉइंट ऊपर, कुछ खराब हुआ तो 150 पॉइंट नीचे। सो अभी गैप डाउन ओपनिंग की या गैप अप ओपनिंग की जो रिस्क पहले 300 पॉइंट की हो रही थी वो घटकर 150 पॉइंट है। सो अभी के सिचुएशन में जहाँ 16,600 पर आप बंद हो रहे हैं, नहीं सॉरी, नीचे में 16,350 हो सकता है, ऊपर में 16,750 हो सकता है, तो नीचे में आपके लिए 600, 400, 250 पॉइंट है, ऊपर में 150 पॉइंट है, फिलहाल ये दिख रहा है 200 पॉइंट। तो आप स्टॉक्स रिलेटेड अपनी पोजीशन को रख सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अभी भी मैं ये कहूँगा ट्रेंड ठीक है, थोड़ा ऊपर का बन रहा है, लेकिन ओवरबॉट ना हो, राइट, थोड़ी ही रखें। वॉलेटिलिटी से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा रखें पोजीशन, और अगर किसी में अच्छा मुनाफा आ रहा है तो कल फिर से देख लें, कोई चिंता की बात नहीं। तो मतलब थोड़ा अभी भी एक आध दिन लाइट रहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लाइट रह सकता है। हाँ, मतलब मैनेजेबल पोजीशन रखें, ये मत सोचें कि सब ठीक हो गया 2 दिन की तेजी से। हुआ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उतार चढ़ाव अभी भी रहेगा। आज भी देखो ना, कोई एक तरफा तो एक बार तो आपको 16,500 के नीचे दिखाई दिया ना, 16,450, तो डर लगे। बैंक निफ्टी जहाँ पे है वहाँ से आप देखो एक बार तो नीचे अच्छा खासा करके ऊपर आया है, तो थोड़ा रहेगा ऊपर नीचे, इसलिए आप हल्की रखें पोजीशन किसी भी तरफ, चाहे तेजी में हो चाहे मंदी में हो। ठीक है सर, डन। ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी, पोजीशन रिस्क के हिसाब से संभाले। आइए आखिरी कुछ कॉल्स, जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। जैकपॉट बोल दिया मैंने जय, बट आई थिंक जैकपॉट कैश का ऑप्शन दोनों आप दे रहे हैं, बताएं क्या है आपकी कॉल्स? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, दोनों एक ही आप मान लीजिए दीप यहाँ पे। और मैं अनिल जी की बात से एकदम सहमत हूँ, इनफैक्ट हमारा व्यू दोनों का मैच ही कर रहा है, बिकॉज आप देखिए कि 16,700 750 की जो रेंज के ऊपर मार्केट टिका हुआ था मॉर्निंग में, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि मैंने कॉल ऑप्शन दिया था 16,800 को, वो अभी भी कायम है, आई मीन वहां पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, इसलिए मैंने दूर का दिया था, कीपिंग इन माइंड की वोलेटिलिटी हो सकती है आज के दिन, एंड अभी भी उसमें जो भी जिनकी भी पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, बिकॉज अभी भी वो हमारे लेवल से ऊपर ही है, स्टॉप लॉस के लेवल से ऊपर ही है। तो निफ्टी में मेरा यही मानना है कि आप उसमें बने रहे। स्टॉक स्पेसिफिकली जैसे अनिल जी ने कहा, मेरा भी व्यू वही है कि जहाँ पे आपको अच्छा मूव दिख रहा है, जहाँ पे क्लैरिटी, वहाँ पे आप तेजी करके चले, तो वहाँ पे जिंदाल स्टील मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उसका आप 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चले, जो अभी आपको 20 रुपए 30 पैसे के आसपास मिलेगा। सो इसको 20.30 से 21 की रेंज में आप खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा दीपांशु 15 रुपए 30 पैसे का, पहला टारगेट ऊपर में जो बन रहा है दैट इज 27, एंड दूसरा टारगेट जो है वो 31 का है, 27 और 31, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे जिंदाल स्टील का 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मेटल्स में जो हिसाब से एक बाउंस बैक रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है, वेट भी हो, टाटा स्टील हो, जिंदाल स्टील हो, सेल हो, यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही देखने मिली थी वहां से फिर से लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद के चलिए। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, आई थिंक कल मॉर्निंग में ही ज्यादा हमें बेहतर पता चलेगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, उस समय हम डिसाइड करेंगे। क्या तो ये है आपके लिए जय की तरफ से फिलहाल JSPL 470 का कॉल खरीद कर जाए। मेटल्स कमोडिटीज वापस आपको एक्शन में आती हुई दिख रही हैं, ऐसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। और अनिल जी सर्किट पर BSE आ गया है 20% की तेजी
बीएसई के स्टॉक में इस समय दिख रही है सर। तो सर्किट पर है बीएसई और सीडीएसएल पर भी रखे नजर। सुमित जी ने सुबह यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, वो भी 8% ऊपर स्टॉक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपने बढ़िया उछाल आते देखा। बीएसई सीडीएसएल दोनों ही एक्शन में। सुमित जी ने सुबह 1425 के फाइनल टारगेट दिए थे, 1485 पर स्टॉक इस समय 9% ऊपर आपको दिख रहा है। तो बढ़िया दिन इन दोनों काउंटर्स के लिए बनते हुए बाजार के लिए अच्छा लगातार दिन आप गेंस के साथ क्लोज होने जा रहे हैं और आज बेहतरीन रही है। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 16550 के ऊपर, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट की तेजी। हालांकि ऊपरी स्तरों से आप हल्का जरूर हुए थे बट अच्छी तेजी के साथ क्लोज हो रहे हैं। डिफेंसिव काउंटर्स और साथ ही हाई बीटा काउंटर्स दोनों ने ही आज लीडरशिप लिया। तो एचयूएल आपका टॉप गेनर है, 5% की तेजी, बड़ा योगदान रहा इसका। बट साथ ही आपने देखा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील स्पेशली सेकंड हाफ में काफी एक्टिव रहे। इसके साथ आपने देखा टाटा मोटर्स में खरीदारी आती हुई दिखी, बाउंस बैक ऑटोज में था, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी भी एक्शन में रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, इन दिग्गजों में भी आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, कुछ और एफएमसीजी काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन दिखा। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डिवीज लैब, बजाज फाइनेंस। तो एक ब्रॉड बेस्ड मूव आई है बाजार में। ब्रेथ काफी अच्छी रही है। जब हम शुरू कर रहे थे तो सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव में थे, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 6 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। तो ब्रेथ पूरा दिन बाजार ने मेंटेन करी है। इवन इन मुनाफा वसूली आपने देखा कि गेन्स बाजार होल्ड कर पाया। तो कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, रेड्डीज, ओएनजीसी, यूपीएल, टीसीएस और सन फार्मा, यहां पर आपने हल्की फुल्की गिरावट। कारोबार की तरफ आए, एस्कॉर्ट स्टॉप गेनर 6.5% की तेजी के साथ। चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी मूव आई, एमसीएक्स पर अच्छा बाउंस बैक रहा। एस्ट्रल, पिडलाइट दोनों में अच्छी खरीदारी दिखी। साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट, इंडिया मार्ट, इंटरग्लोब दोनों में बढ़िया रिबाउंड भी था। सीमेंट स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, साथ ही इंडिया सीमेंट्स, श्री सीमेंट में भी थोड़ी खरीदारी रही। अपोलो टायर्स ये अच्छा रहा। मदरसन सुमी 2 दिनों में अच्छा बाउंस बैक, इस पर भी आपने देखा है। सेल सुबह से ही एक्टिव था, 3.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज में खरीदारी हुई। नवीन फ्लोरिन और बोजो पेंट्स पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी। पर कोफोज बड़ी ब्लॉक डील हुई 10% की आज, और इससे स्टॉक पर प्रेशर था लगभग 7% नीचे। कमोडिटीज में गिरावट थी तो गेल, गुजरात गैस दोनों ही फिसले हैं। बीईएल में मुनाफा वसूली देखी। इंडियन होटल्स में रोटेशन था। फर्स्ट सोर्स, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, एलएनटी, इन्फोटेक, मेट्रोपोलिस, पेट्रोनेट और सन टीवी, यहां पर आपने गिरावट देखी। बट अनिल जी, अच्छी मूव के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहा है। 16,500 रिक्लेम करा है। तो अगर आप 2 दिन पहले के लो से देखें सर, तो लगभग 750 पॉइंट्स की रैली बाजार में। बिल्कुल दीप, और कहीं कोई कंप्लेन नहीं आज के सेशन से। उतार चढ़ाव के बीच अच्छी मजबूत और 16,563 की जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आने की संभावना है। यहाँ से कम 20 पॉइंट ऊपर आनी चाहिए और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन को दिखाने का, बताने का। शाम 4 बजे से लगातार देखिए चुनावी नतीजों पर हमारी खास कवरेज, जहाँ पर न सिर्फ हम आपको चुनाव के नतीजे बताएंगे बल्कि उनका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से नए समीकरण इस चुनाव में काम करते हुए दिखे, कौन से वादे काम कर गए, कौन से फीके पड़ गए। चुनावों की साफ सुथरी, एकदम अच्छी फैक्ट बेस्ड कवरेज देखिए शाम 4 बजे से लगातार। शाम 5 बजे, अच्छा 4 बजे तो ये है अब की बारी, फिर बीजेपी भारी, ये हमारा शो है। शाम 5 बजे होगा यूपी में विपक्ष पर बुलडोजर, ये है आज शाम का 5 बजे का विशेष शो। 6 बजे पंजाब में आपका स्वागत है। वाह, ये अच्छा लगा है ना, क्या बात है, पंजाब में आपका स्वागत है। तो ये है पंजाब की कहानी। और शाम 7 बजे उत्तराखंड बीजेपी की वापसी प्रचंड, ये है उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है। वहाँ पर बीजेपी ने जबरदस्त वापस से जीत हासिल की है, सभी विशेषज्ञों के अनुमानों को दत्ता बताते हुए। राज्यों का रण 360 डिग्री चुनावी विश्लेषण रात 8 बजे। तो ये चुनाव से रिलेटेड सारा का सारा कवरेज रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब कुछ नहीं होगा, वो सब तो होगा ही, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सब कुछ मिलती रहेगी। लेकिन चूंकि शाम के वक्त आप चुनाव का पूरा विश्लेषण ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मिस मत कीजिएगा हमारा आज का शाम का कवरेज। हमारी पूरी इवनिंग टीम ने ज़बरदस्त तैयारी आपके साथ आपके लिए की है, सारे फैक्ट्स के साथ में। ओके, तो ये है आज का पूरा कार्यक्रम। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। कल फ्राइडे। यस सर। वाह, मच नीडेड फ्राइडे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, श्रीकांत चौहान साहब और साथ ही जय ठक्कर जी, हिमांशु जी, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए मुझे और दीप को।